हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। ये वीडियो होने वाला हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। किस क्लास का, किस सब्जेक्ट का? तो हमारी क्लास 9th की जो अर्थशास्त्र चल रही थी, अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 है निर्धनता एक चुनौती। तो हम निर्धनता एक चुनौती को एक ही चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। मतलब ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम अपनी बुक का पहला पन्ना खोलते हैं तो आप देखेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका एक ओवरव्यू आता है। चूंकि चैप्टर का नाम निर्धनता है और निर्धनता को एक चुनौती के रूप में बताया गया है ना। अब निर्धनता क्या है तो इस पर भी हमें जानना है कि निर्धनता क्या है। ये आप जानेंगे पूरे वीडियो के अंदर। पूरा जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको निर्धनता समझ में आएगी। तो इस अध्याय में निर्धनता पर चर्चा की गई है। निर्धनता क्या है और किसे निर्धन कहेंगे या निर्धनता आप किसे कहेंगे। पहली चीज तो होती क्या है और किस चीज को आप निर्धनता कह सकते हैं, दोनों बातें हमें जाननी पड़ेंगी। एक तो एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो सकती है निर्धनता की, उसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा, निर्धनता आप और किन किन चीजों को कह सकते हैं, क्योंकि समय के साथ दायरा बढ़ता जा रहा है। तो दायरा बढ़ेगा तो चीजें उसमें और ऐड होती चली जाएंगी। जैसे अगर हम आजकल बात करें तो लोगों के पास आजकल सबके पास मोबाइल होता है। अगर मोबाइल नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन से उतना संपन्न नहीं है। आप ये कह रहे हैं मोबाइल नहीं तुम्हारे पास, आजकल तो सबके पास है, रिक्शा वाला भी मोबाइल लेके हूं। तो मतलब क्या हुआ कि मोबाइल नहीं रख रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप। तो समझने की बात क्या होगी कि समय जैसे बढ़ा, आज से 20 साल पहले मोबाइल था क्या? सबके पास नहीं। किसी एक दो लोग के पास मोबाइल था तो उस मोबाइल को बोलते थे यार वो बहुत बड़े आदमी, मोबाइल है उनके पास, एक तो ऐसा है, बोले तार ही नहीं लगता उसमें। पहले गांव में ऐसी चर्चा करते थे। तो निर्धनता किसे कहेंगे ये समय के हिसाब से परिभाषा बदलेगी और हम बात भी करेंगे कि निर्धनता को मापने के लिए हमने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं। निर्धनता क्या है इसको हम जानेंगे। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं आपको निर्धनता क्या है। निर्धनता जिसके पास अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो अपने मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा इनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को आप निर्धन कह सकते हैं। वो निर्धन कहलाएगा। तो ये दो सवालों के साथ इस अध्याय में हमें निर्धनता क्या है, किसे कहेंगे, इनको हमें जानना है और आगे बढ़ते हैं। निर्धनता जो है तो निर्धनता भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। चूंकि भारत में निर्धनता आप काफी मात्रा में देखेंगे। निर्धनता का मतलब वही हुआ कि जो लोग अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब आपको देखना होगा कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो खाने, रहने और पहनने के कपड़ों के लिए जूझ रहे होंगे, उनके लिए संघर्ष कर रहे होंगे। ये संघर्ष अपने आप में कठिन होगा ना। इस संघर्ष के बारे में आप देखेंगे कि भाई ये थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है, थोड़ी सी ऐसा देखेंगे भाई आप समझ रहे हैं कि दुनिया में कोई आप कहेंगे यार खाने की जुगाड़ नहीं है, कपड़ा पहनने की जुगाड़ नहीं है। तो इन सब का निराकरण करना, इन सब को हल करना ताकि हर एक व्यक्ति अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके और अच्छे घर में रह सके। अगर ये सारी बातें हैं तो फिर आप निर्धन नहीं कहेंगे। बोले आप निर्धन नहीं। हाँ, अब भाई वो गरीबी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो गरीब तो आप किसी भी बड़े आदमी को कहेंगे बोले मालिक की दुआ है, काम चल रहा है, बाकी तो बहुत गरीबी, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो एक व्यवहार में, दुकानदारी में, बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। हम किसको निर्धन कहेंगे? वो निर्धन है जो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। इस निर्धनता को खत्म करना या भारत के सामने निर्धनता बड़ी चुनौतियों के रूप में है। निर्धनता के अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण के ऊपर भी हमें चर्चा करनी है। पहले हम देखेंगे कि निर्धनता किस तरीके से है। पहले हम 2-3 खास बातों पर बात करेंगे। उसके बाद जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका भी एंगल देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सामाजिक दृष्टिकोण यहां पर ऐड हो जाएगा। फिर हम भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को समझेंगे कि भारत में किस प्रकार की निर्धनता है, विश्व में किस प्रकार की निर्धनता है, जिसमें हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दूसरे और देशों को भी जानेंगे। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का हम समापन करेंगे, समरी देखेंगे और खत्म कर लेंगे। अब बात करेंगे परिचय पर कि हमने पहले तो ओवरव्यू जाना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब परिचय के चैप्टर हमारा है कैसा, मतलब कि चैप्टर की शुरुआत जैसे हम करते हैं तो आपको देखना है निर्धनता, दो शब्द आपको मिलेंगे। एक को निर्धनता कहते हैं और एक को गरीब कहते हैं। दो शब्द आपके सामने हैं। ये दोनों शब्दों का जो
आप देखें मतलब निर्धनता जो है वो गरीबी से संबंधित है। ये दोनों शब्द आपको आपके जीवन में, आपकी दैनिक दिनचर्या में आसपास घूमते मिलते हैं। कई सारे गरीबों को आपने अलग अलग प्रकार से देखा होगा। गरीब वो वाले नहीं जो संसाधनों से संपन्न है, अपने आप को गरीब कहते हैं, उन गरीबों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो अपनी, या उन निर्धनों की बात कर रहे हैं जो अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए काफी संघर्ष करते हैं, बहुत जद्दोजहद के बाद भी अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, कड़ी मेहनत के बाद भी उनको उतनी उनकी जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो ये दो शब्द आपने देखे होंगे, निर्धनता और गरीबी, और इनको आप अपने दैनिक जीवन में भी बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे। आप अपने आसपास के लोगों में जब जैसे ही देखते हैं, आसपास के संपर्क में जो लोग आते हैं, आपको स्कूल छोड़ने लेने के लिए रिक्शा वाले भी आते होंगे, आप कहीं ऑटो में जाते हैं, कहीं हाथ ठेला वाला देखा होगा आपने, कहीं भिखारी देखा होगा, अलग अलग प्रकार के लोग देखे होंगे। तो आप अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं और उनके संपर्क में आते हैं। फिर आप किसको आप कह पाते हैं कि वो गरीब है, किसको आप कह पाते हैं वो अमीर है, मतलब किसको आप कहते हैं निर्धन है और किसको आप कहते हैं कि निर्धन नहीं है। हम अगर इस बात की बात करें तो ज्यादा सही होगा। अमीर की कोई परिभाषा हमारे पास अभी इस चैप्टर के अंदर नहीं है, तो हम अमीर पर बात नहीं करेंगे। मतलब क्या हम किसको निर्धन कहेंगे और किसको निर्धन नहीं कहेंगे। आपके संपर्क में गांव के भूमिहीन श्रमिक, मतलब गांव के जो जिनके पास जमीन नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग, वो भी आते होंगे, उनको भी आप निर्धन कह सकते हैं। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, जो शहर के बाहर कुछ बस्तियां होती हैं जिनको चाल या आप ऐसा कहते हैं कि झुग्गियां कहते हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग, वो भी गरीब हो सकते हैं। निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भवन बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, वहां पर काम करने वाले दैनिक भोगी मजदूर जो होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको भी आप कह सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक जो आपकी प्लेट उठाकर ले जाते हैं, प्लेट देकर जाते हैं, उनको भी आप निर्धन कह सकते हैं। चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी निर्धन हो सकते हैं, आप किसी को भी निर्धन कह सकते हैं। इनमें से कोई भी आपके आसपास में आप उनको निर्धन कह सकते हैं। आपने अपने चारों ओर निर्धनता को देखा, जैसे ही आप देखते हैं तो एक अंदाजा आता है कि आपको बहुत सारे लोग गरीब मिलेंगे। मतलब आप देखें, देश का हर 5वां व्यक्ति गरीब है। मतलब भारत में अगर हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन मानते हैं तो उसका 20% कितना है आप गरीबी में निकाल सकते हैं। हर 5वां व्यक्ति जो है वो देश का गरीब आपको आसानी से मिलेगा। 22-23% के आसपास जो है वो गरीबी आपको, निर्धनता आपको भारत में देखने को मिलेगी। अगर आप मोटे तौर पर देखते हैं तो 2011-12 में भारत में 270 मिलियन, मतलब लगभग 27 करोड़ लोग जो थे वो निर्धनता में जी रहे थे। निर्धनता का मतलब क्या होगा? खाने की जुगाड़ का संघर्ष कर रहे हैं, रहने का संघर्ष कर रहे हैं, कपड़े पहनने का संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ के आसपास। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व में सर्वाधिक निर्धनों का संकेंद्रण जो है वो भारत में है। मतलब संख्या के हिसाब से देखेंगे तो, अगर संख्या के हिसाब से देश देखते हैं तो आपको भारत में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। अब ये चुनौती की गंभीरता को आप ये देखेंगे कि जो हमने देखा निर्धनता एक चुनौती, तो चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया, वो चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है, बताता है कि भाई क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या क्या क्या चुनौतियां आपको यहाँ पर सामने आएंगी। अभी हम चैप्टर में बात भी करेंगे चुनौतियों के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंदर हमारे और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हम बात करेंगे शहरी निर्धनता के बारे में, अर्बन पॉवर्टी के बारे में, फिर बात करेंगे ग्रामीण निर्धनता, रूरल पॉवर्टी के बारे में, सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता, पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन, असुरक्षा के बारे में बात करेंगे, है ना, कि क्या असुरक्षा होगी। निर्धनता रेखा के बारे में बात करेंगे, निर्धनता के अनुमान के बारे में बात करनी है। अंतर्राज्यीय असमानताएं, इंटरस्टेट डिस्पारिटीज क्या होंगी, उस पर हम बात करेंगे। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या होगा, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। निर्धनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, फिर इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है, फिर इसमें चुनौतियां क्या आएंगी, द चैलेंजेस अहेड, और लास्ट में हम समरी। ये सारे टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ कि शहरी निर्धनता का मतलब क्या है, अर्बन पॉवर्टी क्या कहलाती है, शहरी निर्धनता। तो एक राम शरण है, उनका हम उदाहरण लेकर चलते हैं, आपको बुक में देखने को भी मिलेगा, तो उनका उदाहरण लेकर चलते हैं। 33 साल के हैं राम शरण झारखंड में रांची के पास एक गेहूं के आटे की जो मिल है, आटा जो है गेहूं से ही मिलता है, उसमें दैनिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। दैनिक श्रमिक का मतलब क्या होता है, जिनका मंथली पैसा नहीं मिलता, मतलब ये पक्के पर काम नहीं कर रहे हैं, कच्चे पर काम करेंगे, रोज आएंगे, रोज अपनी दैनिक दिहाड़ी ले जाएंगे, दिन भर काम किया, शाम को पैसा लिया, चले गए। कल आए, दिन भर काम किया, शाम को पैसा लिया, चले गए। तो दैनिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो महीने भर में वो लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। आप समझ रहे हैं, यहां से आपको निर्धनता के बारे में समझना होगा क्या है, कुछ चीजों को आप यहां पर जानेंगे।
1500 रुपए वो कमा लेता है महीने भर के अंदर, और ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाता है। अगर आप 1500 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12, लगभग 200 रुपए, 250 रुपए, 225 रुपए करीब आपको पड़ेगा यहाँ। तो इसका परिवार क्या है, 6 सदस्यों का है, और 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए 1500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। परिवार नहीं चलेगा 1500 रुपए में। आप भी जानते हैं, आप लोग अगर कहीं कभी मेला चले गए और आपने कोई चीज खरीद ली तो कई बार वो चीजें 500-700 रुपए की आती हैं, घर में 2 मेंबरों ने वो खरीद ली तो बेचारे की तो कमाई पूरी चली गई। कैसे रोटी की जुगाड़ करेगा, कैसे पानी की जुगाड़ करेगा, आप समझिए, है ना। रोटी पानी की जुगाड़ करना है, बच्चों को खिलाना पिलाना है, ये सारी बातें करनी है। तो 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी 6 से 12 माह की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। मतलब पति पत्नी वो हैं और उनके 4 बच्चे हैं, तो उनको शामिल किया गया है। उसे रामगढ़ के समीप जो गांव है उसमें अपने उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं, उनके लिए भी पैसा भेजना है। मतलब 1500 में 6 लोग का चलाना है, 2 लोग के लिए खर्चा भी भेजना है। उसके भूमिहीन श्रमिक माता पिता कैसे जीवन जी रहे हैं, तो उनके जीवन का निर्वाह रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई, कभी रामसरन पैसा भेजता है, कभी हजारीबाग में रह रहा उसका भाई पैसा भेजता है, तो इनके द्वारा इनकी भेजी गई मदद के ऊपर या इनकी भेजी गई आर्थिक सहायता के ऊपर ही उनका जीवन निर्भर है। रामसरन शहर में बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहता है। एक कमरे में, उसी में किचन है, उसी में वो लोग रह रहे हैं कि एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खप्पड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी टाइप का है। झोपड़ी आपको देखने को मिलेगी, तो वो स्थिति उनकी है। 1500 से काम नहीं चलेगा, तो पत्नी ने भी कुछ जिम्मा संभाला। उसकी पत्नी संता कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करके 800 रुपए कमा लेती है। तो 15 और 8 2300 रुपए महीना हो गया, थोड़ी सी मदद मिली। वो दिन में 2 बार दाल चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जो पेट में क्षुधा होती है ना, भूख लगती है तो पेट में लगता है गर्मी से, वो गर्मी शांत कर लेते हैं, लेकिन वो इतना भोजन नहीं है कि बहुत अच्छे से वो खा पा रहे हो। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए चाय की दुकान में सहायक का काम करता है, 300 रुपए मिलते हैं, मतलब 2500 की बात हो गई। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है, उसको भी 200-300 रुपए मिल जाते होंगे। मतलब यहां पर आप देखें, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। मतलब रामसरन ऐसा नहीं है कि वो भेजना नहीं चाहता, लेकिन व्यवस्था ही नहीं है, वो कैसे भेजेगा। ये सब उसकी आर्थिक सहायता कर रहे हैं, कुछ कुछ कमा के ला रहे हैं, तो गाड़ी चल पा रही है तो भेज नहीं पा रहे। तो आप निर्धनता समझ रहे हैं कि इनको खाने की जुगाड़ के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। घर इनके पास नहीं है, कपड़े इनके पास नहीं है, तो आप इसको निर्धनता कह सकते हैं। ये शहरी निर्धनता का हमने उदाहरण यहाँ पर लिया है। उनमें से जो भी 6 मेंबर हैं, हर एक के पास 2 जोड़े कपड़े हैं, वो भी बहुत फटे पुराने हैं। नए कपड़े तब खरीदे जाएंगे जब पुराने कपड़े पहनने की स्थिति में नहीं रहेंगे, वो इतने फट चुके होंगे कि उनको आप पहन ना पाए, तब नए कपड़े खरीदे जाएं। जूते कोई नहीं पहनता, जूते पहनने का मतलब बिलासता रहीसी को दिखलाता है, इस कारण से जूते की खरीदने की इनकी कोई हैसियत नहीं है, जूते खरीदेंगे नहीं, जूते कोई पहनता नहीं। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं, चूंकि आपने देखा कि 2 टाइम का एक खाना, दाल चावल रोटी जो है बहुत मुश्किल से जुगाड़ पा रहे हैं, तो आप समझेंगे ये क्या है, अल्प पोषित है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है ना। जब भी बीमार रहते हैं तो चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो हमने रोटी का देख लिया, मकान का देख लिया, कपड़ा का देख लिया, स्वास्थ्य का देख लिया और शिक्षा का देख लिया। हमें 5 चीजें मिल गई: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जूते, जूते भी नहीं पहन पा रहे, चप्पल फट गई, टी से किसी ने उधार दे दिए तो उससे काम चलाना पड़ता है। ये रामसरन है, आप देख पा रहे हैं कि इसकी बेटी जो 10 साल की है वो संभाल रही, इसका एक बेटा चाय की दुकान पर काम कर रहा है, उसकी पत्नी संता ये घर में नौकरानी काम कर रही है, और वो आटे की मिल में काम करके कुछ कमा पाता है। आपने देखा 1500 के आसपास वो कमाई कर पाता है। क्लियर? अब बात करेंगे ग्रामीण निर्धनता के बारे में कि ये क्या होती है। निर्धनता दोनों जगह, निर्धन मतलब निर्धन ही है, लेकिन कुछ अंतर आपको शहर में, कुछ अंतर आपको गांव में देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों की विशेषता क्या है कि निर्धन है तो समानताएं भी कई सारी होंगी। जब हम ग्रामीण निर्धनता देख लेंगे तो हम कुछ समानताएं निकालेंगे क्या क्या हो सकती हैं। तो ग्रामीण निर्धनता में एक उदाहरण लिया है लखा सिंह का। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है ना, कोई भी भूमि नहीं है, इसलिए वह क्या कर रहा है, बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। मतलब ये भी एक तरीके का क्या हो गया, मजदूर हो जाता है। ये काम जो है वो अनियमित है, मतलब रोज काम मिले ऐसा नहीं है, कभी काम मिल जाएगा कभी नहीं मिलेगा। और काम के लिए कई बार उसको पूरे दिन काम करने के बाद सिर्फ 50 रुपए ही मिल पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 50 में कोई काम नहीं चलेगा। प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ अनाज मिल जाता है, गेहूं दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है, इससे उससे घर का खाना पीना चल जाता है।
उसके 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता। मतलब यहां पर भी खाने की समस्या आ गई कि 8 सदस्यों के परिवार के पास भोजन की दिक्कत यहां आ रही है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। वहां पर हमने देखा था कि रामचरण शहर के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रह रहा था, 1 कमरे का मकान था। पर परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में काम करके खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने वाली लकड़ियां इकट्ठी करती हैं ताकि खाना पका सकें। उसके पिता जो तपेदिक बीमारी के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, देहांत हुई है। तो आप देखें यहां पर भी स्वास्थ्य का भी जिक्र आ गया, खाने का जिक्र आ गया, रहने का जिक्र आ गया। हमने यहां पर क्या क्या कि भाई खाने की भोजन नहीं जुटा पाते तो रोटी की बात हो गई, रहने की तो मकान की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात, 3 चीजें हमें यहां पर मिल गई हैं। उसकी मां अब भी उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव होता है। यहां तक कि परिवार के लिए साबुन तेल भी नहीं खरीद पाते, साबुन तेल भी विलासिता होती है। मतलब यहां पर आप समझ गए, कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान की बात हो गई और स्वास्थ्य की बात हो गई। लखा स्कूल नहीं गया, मतलब शिक्षा की बात हो गई। तो यहां पर भी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हमने कर ली। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं, उनके मामलों में कुछ चर्चा करते हैं। भूमिहीनता का मतलब क्या होगा? जिसके पास जमीन नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? कहीं मजदूरी करेगा, मतलब वो कृषक मजदूर बनकर रह जाएगा। बेरोजगारी, जब व्यक्ति इच्छा होती है काम करने की लेकिन उसको काम नहीं मिलता, उस स्थिति में बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी क्या होती है? धीरे धीरे भुखमरी की तरफ बढ़ती है। आदमी कमाएगा नहीं तो कुछ बचा भी नहीं पाएगा। परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है, परिवार का आकार कई बार, और कमाने वाला एक व्यक्ति होता है तो भरण पोषण मुश्किल होता है। तो परिवार के आकार पर भी आप जिक्र कर सकते हैं। निरक्षरता, जो व्यक्ति स्कूल नहीं जाता, पढ़ता लिखता नहीं है तो उसको साक्षर नहीं कहते, वो साक्षर ना होकर वो क्या कहलाता है? निरक्षर, जिसको अक्षर भर का ज्ञान नहीं है। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में व्यक्ति बीमारी के कारण या कुपोषण के कारण या तो वो मर जाता है या वो जीवन भर अपंग के तरीके से जीता है। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य या कुपोषण। बाल श्रम, बच्चों को बहुत कम उम्र में काम करना पड़ता है पेट पालने के लिए, उसको बाल श्रम। असहायता, मतलब कोई भी व्यक्ति इनकी सहायता करने को तैयार नहीं होता, असहाय तरीके से असहज जीवन इनको जीना पड़ता है। अब दोनों आपने उदाहरण देखे, दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयाम दर्शाते हैं। तो हमें दोनों जगह रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, मतलब रोटी का मतलब भोजन, कपड़ा का मतलब वस्त्र, मकान का मतलब रहने की व्यवस्था। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीजें हमें कॉमन मिली। हमने जाना दोनों जगह पर हमें एक चीज निकली कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। अगर आप निर्धन है मतलब आपको खाने की व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ रहने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करेंगे बाद में। कुछ अन्य स्थितियां भी हैं जिसको आप निर्धनता के अंतर्गत डाल सकते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, विद्यालय नहीं पहुंचा पाते, शिक्षा की बात हो गई। इलाज नहीं करवा पाना, कोई बीमार है घर में, जैसे हमने तपेदिक के केस देखे, बीमार है तो आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर क्या है? उस स्थिति में स्वास्थ्य की बात हो गई। स्वच्छ जल और सफाई का अभाव, ये सब क्या है? निर्धनता की ओर इंगित करते हैं। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी है, मतलब किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को इलाज नहीं करवा पा रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, तो आपके पास रेगुलर कमाई नहीं है, नियमित कमाई नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है, तो आपकी आय अच्छी नहीं है, तो इन सुविधाओं का आप लाभ नहीं ले पाते। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी आप इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ असहायता की भावना के साथ जीना, मतलब कोई भी समुदाय इनकी सहायता करने के लिए अलग से आगे नहीं आता, तो इन लोग को असहायता की भावना के साथ ही जीना। इनको पता है कोई हमारी मदद नहीं करेगा, तो उसके साथ ही इनको आगे बढ़ना, उसके साथ ही इनको जीना है। क्लियर बात? निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें अनेक उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। तो एक और चीज निकल कर आ गई कि निर्धनों के साथ क्या होता है? दुर्व्यवहार की घटना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब अच्छा व्यवहार ना होना। इसका मतलब यह हो गया कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति निर्धन रहना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम अपना स्तर अच्छा कर लें ताकि हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि भारत में कई करोड़ लोग क्या है? दयनीय निर्धनता के अंदर है, तो भारत को उनको बाहर निकालना एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहां का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। ये गांधी जी के वक्तव्य हुआ करते थे।
अब बात करेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है। सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो समाज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या निर्धनता हो सकती है। उन्होंने निर्धनता के कई अनेक पहलू भी देखे हैं कि कई सारे पहलू यहाँ पर हो सकते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, कई सारे सूचक लगाते हैं, उनके अपने मतलब पैरामीटर इंडिकेटर होते हैं, उनके माध्यम से उसको देखेंगे कि उनको पता चले कि भाई हम क्या क्या देख सकते हैं समाज में, कि हम किन किन चीजों को और निर्धनता के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो बात करते हैं सूचकों के ऊपर क्या क्या सूचक यहां पर शामिल किए जाएंगे। तो अब सूचकों पर बात करें तो सूचक क्या है, आय और उपभोग के मतलब आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। आय मतलब आप क्या कमा रहे हैं, मतलब आपकी आमदनी क्या है, और फिर आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इन दोनों के आधार पर ये सूचक बनाए गए हैं। जैसे पहली बात आती है कि निर्धनता को निरक्षरता का स्तर, मतलब निर्धनता को निरक्षरता के स्तर पर भी हम मापते हैं। निरक्षरता का मतलब क्या होगा, यहां पर पढ़ाई लिखाई से बात आ गई। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हो गया, शिक्षा की बात आ गई। जो शिक्षित होगा वो निरक्षर नहीं होगा, वो साक्षर होगा। तो शिक्षा की बात आ गई, निरक्षरता साक्षरता की बात यहां पर आ गई। अब कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, एक पैरामीटर ये लोग ये भी मानते हैं, एक इंडिकेटर इनका ये भी होता है कि कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, मतलब शुरुआत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा होगा। और रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी कब होती है, अगर आपका खाना पीना अच्छे से नहीं होता है, तो इन कारण से भी दिक्कत आती है। अगर आप एक बहुत अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा मतलब हेल्दी डाइट लेते हैं कि सब कुछ उसमें है, बढ़िया से खाते हैं, तो आपको इतनी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना मेडिसिन के भी आप बहुत स्वस्थ रह पाते। कई सारे लोग आपने देखे होंगे अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, कोई कहता है कि बोले मुझे 20 साल से बुखार नहीं आया, कोई कहता 8 साल से बुखार नहीं आया। मतलब उनका जो डाइट प्लान है बहुत एकदम हेल्दी डाइट लेते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ना तो उनको कभी लूज मोशन होता है, ना उनको कभी कोई फालतू की चीजें होती हैं। तो ये क्या बात आ गई, ये भोजन वाली बात यहां पर कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी में भी बात की जा रही है। मतलब कुपोषण, भोजन के साथ साथ कुपोषण कैसे आता है, जब आपको पोषण नहीं मिलेगा। पोषण क्या है, भोजन। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा, इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आपको, अगर आप बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई गोली दे देकर आपके कुपोषण को ठीक कर लेता है बचपन में, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, मतलब आपको यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात की। बुखार चढ़ गया तो हम, बुखार हमें आ गया या टाइफाइड हमें हो गया तो हम डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। बोले बुखार आ गया, बोले नीम के पत्ते का काढ़ा पी लो। बोले वो आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा, कहीं लाल चीटी से कटवा के बुखार सही कर देते हैं। जुकाम हो गया तो लाल मिर्ची खिला कर आपका जुकाम सही कर देते हैं। कई सारी जगह है। तो ऐसी व्यवस्थाएं ना होकर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जुकाम है कि नजला है कि क्या है, कि स्नोफीलिया हो गया है, क्या हो गया, वो चेक करे, फिर बताए, फिर दवाई हो। सामने वाला तो अंदाजे पर ही काम करता है ना। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, ये आपके आय के स्तर को गिराता है। अगर आपके पास लगातार रोजगार है, रोजगार के अवसर है, तो आपका आय का स्तर अच्छा होगा। अगर रोजगार नहीं है तो आपका आय का स्तर भी धीरे धीरे घटता जाएगा। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आपको पानी पीने का जो है उसके बारे में बात, और स्वच्छता तक आपकी पहुंच, मतलब स्वच्छ वातावरण में आप रहते हो। सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। और असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या है, सामाजिक बहिष्कार, समाज में आपको आसानी से नहीं मिलाना, और साथ ही साथ असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। मतलब आप इन सब बातों को लेते हैं जिसमें हम साक्षरता की बात करते हैं, जिसमें हम भोजन की बात करते हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, जिसमें हम रोजगार के अवसरों की कमी के बारे में बात करते हैं, स्वस्थ पेयजल के बारे में बात करते हैं, और सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के बारे में बात करते हैं। इन सब के आधार पर हम निर्धनता का कैलकुलेशन करते हैं, निर्धनता को कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना करके बताते हैं। और अब ये आम हो गया है, लगभग सभी लोग या सभी जगह इन सब चीजों का उपयोग किया जाने लगा है। अब एक शब्द आया था जिसको आप कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। ये अवधारणा क्या है, इसके अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अन्य सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। देखिए, अब अपवर्जन का मतलब क्या हो गया, तो इसको आप बहिष्कार या समता ना मानना, ऐसा कह सकते हैं। दो प्रकार की सोसाइटी होती है, एक जिसको आप पॉश इलाका कहते हैं, और एक को आप कहते हैं झुग्गी बस्ती वाला इलाका। तो झुग्गी बस्ती वाला व्यक्ति जाकर पॉश इलाके में अपनी झुग्गी नहीं बना सकता। अगर वो बना रहा है तो जो बड़े लोग हैं या उत्कृष्ट लोग हैं वो आपको वहां बनाने नहीं देंगे, झुग्गी आपको रहने नहीं देंगे।
कारण क्या होगा? कारण ये होगा कि भाई अगर आपने वहां घर बनाया तो वो लोग ऑब्जेक्शन लेंगे और आपको वहां से अलग कर देंगे। मतलब क्या है? वो बोलेंगे तुम जहां से आए हो वहीं रहो, आपको मजबूरी में वहां पर अपना घर बनाना पड़ेगा जहां दूसरे और निर्धन रह रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? सामाजिक अपवर्जन कहेंगे, कि आपको एक तरीके से बहिष्कृत कर दिया गया है कि आपको वहीं रहना है, आप हमारे में। हाँ, आप रात वहां बिताएंगे, घर वहां बनाएंगे, लेकिन काम आप हमारे लिए करेंगे, हमारे यहां आएंगे। इस प्रकार का बहिष्कार यहां पर होता है। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है? निर्धनता के कारण होता है और निर्धनता का परिणाम भी हो सकता है। अगर आप निर्धन हैं तो आपके साथ सामाजिक अपवर्जन होगा। अगर आप निर्धन हो गए हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? कि आपको सामाजिक बहिष्कार आपका होगा, आपको वहां पर रहने का अधिकार नहीं होगा। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित मतलब वंचित रहते हैं, बहिष्कृत रहते हैं, जिनका उपयोग दूसरे मतलब कि उनसे जो अधिक अच्छे तरीके से रह रहे हैं वो लोग करते हैं इसका उपयोग। इसका विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली भी आप देख सकते हैं। कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है। देखिए, जाति व्यवस्था की बात आई है तो हम जाति व्यवस्था को देख लेते हैं, कैसी कैसी व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। तो भारत में जाति व्यवस्था को अगर आप देखें तो 4 प्रकार की वर्ण, पहले हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। मतलब जाति व्यवस्था के पहले आप क्या करेंगे? बात वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। और इससे ही निकली है क्या? वर्ण व्यवस्था से ही निकली है जाति व्यवस्था। इससे ही क्या निकली है? जाति व्यवस्था। भारत में पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो आपके काम के आधार पर थी। बाद में जाकर ये क्या हो गई है? आपकी वंशानुगत हो जाती है। मतलब जो जिस खानदान में पैदा होगा वो उस खानदान की जाति को लेकर या वर्ण को लेकर चलेगा। वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो आपको 4 प्रकार के वर्ण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के? पहला आप देखेंगे ब्राह्मण, दूसरा आप देखेंगे क्षत्रिय, तीसरा आप देखेंगे वैश्य और चौथा आप देखेंगे शूद्र। ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी। अब इनमें अलग अलग जातियां, ब्राह्मणों में अलग हैं, क्षत्रियों में अलग हैं, है ना, और वैश्यों में अलग हैं। ये आपको अलग अलग प्रकार की जातियां यहां पर देखने को मिलेगी, वो एक अलग व्यवस्था हो जाएगी ना। तो इससे ही निकलकर जाति व्यवस्था ही, हम जाति व्यवस्था पर बात नहीं करेंगे। ब्राह्मण का मतलब क्या हो गया? इनके पास 2-3 प्रकार के काम दिए गए, खास तौर से कैसे? एक तो शिक्षा वाला काम इनके पास आ गया और दूसरा धार्मिक काम आ गया, और कई सारे मामलों में ज्ञान की बातें, ज्ञान का काम, आयुर्वेद की बातें, ये जो सब पढ़ाई लिखाई, धार्मिक कर्म कांड, ये सारा काम इनके पास था। समाज में शिक्षा को फैलाना। कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानी हो गया वो पंडित कहलाएगा। पंडित का मतलब, ज्ञानी से मतलब होता है कि आप प्रकांड पंडित हैं, मतलब विद्वान हैं। तो ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, मतलब अपने जो समाज के लोग हैं उनको शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देना, और दूसरे प्रकार का भी ज्ञान इन लोग को होता है, जैसे दवाइयों का ज्ञान होना, जानवरों के बारे में ज्ञान होना। तो ये सारा ज्ञान भी आगे आने वाली पीढ़ियों को या समाज के बच्चों को देना। क्षत्रिय वर्ग जो है इसका खास तौर से काम ये हुआ करता था कि ये शासन को चलाएंगे। शासन और प्रशासन का काम था इनका। मतलब राजा से लेकर सिपाही या जो और दूसरे कर्मचारी हैं उन सब में बातें क्षत्रिय वर्ग कर सकता था। वैश्य का काम जो था, इसका काम धन संबंधी काम हुआ करता था। अगर हम ऐसी बात करेंगे, धन संबंधी में बात करें, व्यापार जैसी कोई बातें आप कहते हैं, तो अधिकांश काम जो व्यापार जैसी कोई खरीद बेच करना है, किसी को उधार दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, अगर ऐसी कोई गतिविधियां आप करते हैं तो आप वैश्य कैटेगरी के अंदर आएंगे। और शूद्र का मतलब क्या है? ये सेवा सेक्टर था। सेवा वाला काम अगर करना है ना, सेवा वाला जो काम करना है वो शूद्र के अंदर, जिसको आप सर्विस सेक्टर कहते, तो उस प्रकार से ये हुआ करता था। पहले इन जातियों में किसी प्रकार की या इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी। बाद में जाति व्यवस्था मजबूत हो गई, छुआछूत आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में आप ये देख पाएंगे यहाँ पर कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं हैं और इसमें कई प्रकार की जाति व्यवस्थाएं भी हैं, जिनके साथ आप देखेंगे अगर हम आज की बात करें तो जिनको शूद्र आप कहते हैं, जिनको दलित या हरिजन या शोषित कहा जाता है, इनके साथ आप देखेंगे दुर्व्यवहार हो जाता है कई बार। समाज में जो सामाजिक अपवर्जन की हम बात करते हैं, जिनको आप देखें गांव में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको गांव के बाहर एक बस्ती मिलती है जिसको हरिजन बस्ती कहते हैं। वो हरिजन निकलकर आप देखें, है ना, यहां पर मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूं। शूद्र कैटेगरी के अंदर अगर आप बात करें तो ये वो लोग हैं जो सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं, समाज में मतलब उस गांव में नहीं रह पाते। आप दिन भर समाज में काम करेंगे, निकलकर फिर अपनी कॉलोनी में जाना पड़ता है।
मतलब क्या हुआ कि ये लोग, या इसमें से देखो शूद्रों में भी 2-3 प्रकार की सेवा वाले कई प्रकार की कैटेगरियां हैं। खास तौर से शोषित वंचित वो थे जो ऐसे काम करते थे जिनमें से बैक्टीरिया वायरस आ सकता था। जैसे आप मान लीजिए कि सफाई का काम कर रहे हैं, धुलाई का काम कर रहे हैं, या चमड़े का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के कामों के जो लोग, इस प्रकार के कामों में जो लोग लगे थे, उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होने लगा, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा। और ऐसे ही लोगों को क्या हुआ, गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया गया, या वो गांव के बाहर रहने लगे। अब क्या होता है कि वो दिन में निकलेंगे अपने घर से, दिन भर काम करेंगे बाकी के समाज के लिए, और शाम को निकलकर अपने घर में वापस उनको जाना होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, यही क्या आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक अपवर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय जाति व्यवस्था जो है उसकी कार्यशैली में आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ जातियों को, लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है। हमने बात करी शूद्र वाली कैटेगरी को, हमने देखकर चले। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय, सामाजिक अपवर्जन से लोगों की आय बहुत कम नहीं करता। सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि क्या कर देता है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर, अगर हम बात करें कि समाज में 4 घटक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में भी 2-3 वैरायटी आ गई। तो इसमें बाकी सारी वैरायटी के लोग एक जगह रह सकते हैं, लेकिन शूद्र की जो सबसे निचली वैरायटी है, जो सबसे महान काम करते हैं कि आपके सब इलाके की सफाई रखना या कुछ ऐसे काम करना कि जो दूसरे नहीं कर सकता, उनको क्या किया गया कि आपको बाहर रखा गया। तो अब उनके साथ कमाई तो कम हो गई कि हमको मजबूर किया गया कि वही काम करना, साथ ही साथ सामाजिक असमानता भी आ गई कि उनके साथ आप छुआछूत नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके साथ आप समान व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार हो जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं भी आपको सामाजिक अपवर्जन में देखने को मिल सकती हैं। क्लियर बात, आगे चले। अब बात करेंगे असुरक्षा के बारे में। अब असुरक्षित कौन होगा, क्या जो देश का सबसे धनी व्यक्ति है वो असुरक्षित होगा, या देश का सबसे गरीब व्यक्ति है वो असुरक्षित होगा? क्या नौकरी जिसकी सरकारी लगी है वो असुरक्षित होगा, या जो टिफिन लेकर दहाड़ी की मजदूरी पर जा रहा है, मजदूर चौक पर खड़ा होकर काम का इंतजार करता है, काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो टिफिन खोल के खाना खाएगा और वापस घर आ जाएगा, वो असुरक्षित होगा? आपको क्या लगता है, असुरक्षा का मतलब आय से संबंध है। अगर आप रेगुलर कमाते हैं, आप एक ऐसा काम करते हैं कि हर महीने आपको तनख्वाह मिल जाती है, हर महीने कोई काम ऐसा मिल जाता है कि आप कुछ अच्छा कमा लेते हैं, तो आप असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कौन करेंगे? जिनको अपनी आय के प्रति चिंता होगी, उनके अपने जो काम के प्रति चिंता होगी कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो गरीब या निर्धनता में जी रहे होंगे, उनको आप असुरक्षित कहेंगे। तो असुरक्षा जो है वो क्या होगी? निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। निर्धनता के प्रति मतलब आप गरीब हैं तो आपको कोई उधार पैसा नहीं देगा, कोई पास नहीं बिठा रहा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगी? आपके मन में असुरक्षा की भावना आएगी। कुछ विशेष समुदाय, जैसे हमने कुछ पिछड़ी जातियों का जिक्र किया था, या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिकांश संभावना को जताता है। जैसे कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो गया है, जिसको दिव्यांग भी कहते हैं, तो ऐसे लोगों को काम नहीं कर पाएंगे तो इनको डर लगेगा कि यार हम काम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आय गिर जाएगी तो फिर बहुत समस्या आएगी, तो इनको मन में डर लगता है, वो असुरक्षा कहलाती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है ना। जीविका खोजने के लिए जो विकल्प होते हैं उनसे हम असुरक्षा की माप करते हैं। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, हमारा बहुत अच्छा महल सा घर बना था, भूकंप आ गया, चौपट हो गया, क्या करें? अब क्या हो गया कि अब आप क्या कर पाए, सारा पैसा रखा था बर्बाद हो गया, तो फिर क्या होगी? आपके मन में असुरक्षा। अब कैसे करेंगे, क्या होगा? तो फिर मन में असुरक्षा आएगी। आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर भी आप असुरक्षा का आकलन कर सकते हैं। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई भी हो, भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण असुरक्षा है। मतलब नौकरी चली गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, इससे क्या है? डर की भावना पैदा होगी, इसको ही आप असुरक्षा कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन के बारे में। एक लाइन बनाई गई है जिसके ऊपर निर्धन नहीं है, जिसके नीचे निर्धन है, ऐसी बात हम यहां पर करेंगे। तो जब भी निर्धनता की चर्चा करते हैं तो चर्चा के केंद्र में सामान्य तौर पर आपको निर्धनता रेखा की अवधारणा देखने को मिलेगी। मतलब एक रेखा हो गई, जैसे ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये एक ऐसी रेखा बनाई गई है कि जिसके नीचे अगर कोई है, अब वो रेखा कहां खींची गई है, कैसे खींची गई है, हमें देखना पड़ेगा। भारत में कहां से निकली है ये रेखा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये कहां से, कौन सा पेन इसमें उपयोग किया गया, ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार के पेन का उपयोग किया गया?
ये काल्पनिक रेखा है, ना तो कहीं खींची गई है, दिमाग में बैठाई गई है। रेखा का मतलब एक स्तर से है, रेखा का मतलब एक स्तर से है, उस स्तर के नीचे के लोगों को निर्धन कहेंगे और उस स्तर के ऊपर के लोगों को आप निर्धन नहीं कहेंगे। ये स्तर क्या है? तो ये स्तर न्यूनतम स्तर है। किस चीज का? आय और उपभोग का न्यूनतम स्तर होता है। और ये आय और उपभोग का न्यूनतम स्तर किस पैमाने पर देखेंगे? तो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, अगर आप मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तो आप निर्धनता रेखा के ऊपर हैं। अगर आप मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं, निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। तो इसी रेखा को हम निर्धनता रेखा कहते हैं। काल्पनिक है, अलग अलग देशों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, हमारे यहां पर कुछ अलग है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब जो शब्द आया है मूल आवश्यकताएं, वो क्या होती है? तो इन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ वस्तुओं से होता है। डेयरी मिल्क से नहीं होगी कि सर डेयरी मिल्क, किटकैट, लिम्का, थम्स अप, इनसे नहीं। कुछ मूल आवश्यकताओं की बात करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूल आवश्यकताएं होती हैं। और ये मूल आवश्यकताएं जो हैं वो विभिन्न काल में, विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पर अलग अलग हो सकती हैं। हर देश में आवश्यकता अलग हो सकती है, हर समय के साथ चीजें बदल सकती हैं। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है, क्योंकि इसको क्या कहेंगे? एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखा होती है। विकास में उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप इसको माना गया है, उसको स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, और भारत में जिसके पास कार है उसको रईस माना जाता है। तो जगह बदली, मतलब भारत में कार है तो रईस है, अमेरिका में कार नहीं है या कार नॉर्मल सी रखी है तो आप रईस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कार नहीं है बोले आप निर्धन है, गाड़ी बाइक तो 4 है। हमारे यहाँ बाइक रखना या कार रखना अपने आप में अभी क्या है? विलासिता मानी जाती है। तो जगह बदलने पर आपने निर्धनता के बारे में या रेखा के बारे में भी बदलाव देखा होगा। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, शैक्षिक, ईंधन और प्रकाश, जूते, कपड़े और खाद्य आवश्यकता। जब भी आप भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं तो आपको इन सब के ऊपर विचार करना पड़ता है, खास तौर से चिकित्सा संबंधी आवश्यकता। चिकित्सा संबंधी आवश्यकता का मतलब क्या हो गया? चिकित्सा संबंधी आवश्यकता ऐसी आवश्यकताएं हो जाती हैं जो स्वास्थ्य संबंधी, जैसे हमें बुखार आ गया तो हम कहाँ जाएं? कोई पत्ता तोड़ के पाएं, लाल चींटियों से कटवाएं या कुछ और करें, या फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो दवाई लेके गोली खाई और सुबह तक ठीक होगा, ऐसा करें। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो इनको स्वास्थ्य सुविधाएं कहते हैं। हमें कहीं चोट लग गई है तो हम टाँके लगवाएं या उस पर दवाई करवाएं या कुछ और पत्ते वत्ते लगाने से काम करें, या कुछ ऐसे ही किसी ने कह दिया, कोई कहता तम्बाकू रख लो, कोई कहता चूना लगा लो, ऐसे कुछ करें। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर व्यवस्था है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आपके पास सही तरीके में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उनको हम चिकित्सा संबंधी आवश्यकता कहते हैं, जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आवश्यक होती है। शैक्षिक, चूंकि शैक्षिक अगर आप शिक्षा लेंगे तो आप साक्षर बनेंगे, देश में निरक्षरता का स्तर घटेगा, और शिक्षा आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है, तो बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। देश में आर्थिक गति देना, आपको आर्थिक गति देने के लिए ईंधन और प्रकाश, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। जूते, कपड़े, चूंकि जूते आपके पैरों के लिए जरूरी है, कपड़े आपके तन के लिए जरूरी हैं। जूते, कपड़े आप एक तरीके से कपड़ों के अंतर्गत इनको मान सकते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। खाद्य आवश्यकता ये रोज लगेगी हमें अपना पेट भरने के लिए, हमें जो भूख लगी है उसको शांत करने के लिए। मतलब भारत में जब गरीबी रेखा के बारे में बात करेंगे तो इन 6 चीजों पर आपको जिक्र करना पड़ेगा, आप इनको मना नहीं कर सकते। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है और हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पैसा कुछ निकाल लेते हैं। खाद्य आवश्यकता क्या है? तो जो पेट हमें भूख लगी है ना, भूख लगती है कि नहीं? खाना खाया कि नहीं सबने? ऐसा तो नहीं कोई भाई बिना खाना खाए वीडियो देख, जो बिना खाना खाए वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर कर देना कि भैया हमने खाना नहीं खाया। अच्छे से खाना, 2-4 रोटी जो भी आप खाते हैं बढ़िया खाना खाओ। तो खाना, खाद्य आवश्यकता क्या है? हमें जो भूख लगती है उसकी पूर्ति करने के लिए हम कुछ चीजों को खाते हैं। अब जो हम खाना खाते हैं उसकी गणना हम कैलोरी में करते हैं। तो खाद्य आवश्यकता कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है, मतलब आपके शरीर को कितनी आवश्यकता होगी, आपके शरीर को क्या आवश्यकता है, कितना आप मेहनत करते हैं, कितनी आप कोशिश करते हैं, किन किन चीजों पर, आपकी स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर, आपके काम करने के तौर तरीकों पर कैलोरी निर्धारित करती है। अगर आप मजदूर को देखेंगे तो उसको 3000 कैलोरी बहुत आसानी से वो खा जाएगा, पचा जाएगा, उसके शरीर में कोई मोटापा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको अगर 3000 कैलोरी डेली हमने खाने को दी और आप कोई काम नहीं करते, धीरे धीरे मोटापा आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैलोरी के बारे में बात की गई कि ये कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। ये कैलोरी की आवश्यकता आपकी लिंग, मतलब आप पुरुष और महिला हैं, कौन है उस पर आधारित होगा। आपकी उम्र क्या है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, इस पर आधारित होगा। काम करने की प्रवृत्ति, आप काम मेहनती वाला करते हैं या बैठकर मानसिक मेहनत वाला करते हैं, इस पर भी कैलोरी की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं।
खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति खाद्य वस्तुओं से होती है, और खाद्य वस्तुएं क्या है, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी मिलकर ये सब क्या करती हैं, इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आप देख पा रहे हैं हर एक चीज में मैंने कैलोरी की फोटो आपने देखी होगी। जैसे आप लाल वाली शिमला मिर्च जो है, रेड कैप्सिकम है, उसमें आप देखें 39 कैलोरी। फिर एप्पल के अंदर 52 कैलोरी, ग्रीन एप्पल के अंदर आप देख पा रहे हैं 50 कैलोरी, एग के अंदर 75 कैलोरी, जो पत्ता गोभी है इसमें आप 15 कैलोरी देख पा रहे हैं। तो ऐसे हर एक चीज, जो आप मटर देख पा रहे हैं उसमें 52 कैलोरी, फिर इस पर 97 कैलोरी, फिर आपकी जो स्ट्रॉबेरी है उसमें 32 कैलोरी। हर एक चीज में अपनी एक ऊर्जा होती है कि आपको खाने के बाद कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितने कैलोरी की आवश्यकता है, तो वो हर एक चीज में यहां पर बताई गई है। क्लियर? अब भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो भारत जो है, भारत को आप दो परिदृश्य में देख सकते हैं। कैसे दो परिदृश्य में? भारत जो है अपने आप में, इसको आप दो प्रकार से देखेंगे कि एक तो प्रकार हो जाएगा जिसको आप कहते हैं कि ये हो गया एक देश, है ना। भारत जो है उसको आप क्या कहेंगे? भारत को दो प्रकार से आपको देखना है। दो प्रकार आपके क्या हो सकते हैं? एक प्रकार ग्रामीण भारत और एक प्रकार शहरी भारत। मतलब क्या कहेंगे? ग्रामीण और शहरी, यही दो भारत में होंगे ना, इसके अलावा कोई तीसरा है क्या? ग्रामीण और शहरी। तो यहां पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको ग्रामीण, और शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको शहरी कहा जाता है। तो भारत को हमने दो प्रकार से देखा। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है, जबकि शहर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है। मतलब यहां पर अगर हम कैलोरी के आधार पर देख रहे हैं तो आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। आपको 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। और शहर में अगर बात करें तो आपको 2100 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। अब ये कम ज्यादा का लॉजिक क्या है कि यहां पर कम है, वहां पर ज्यादा है। अगर गांव के व्यक्ति को देखते हैं तो वो मेहनत ज्यादा करता है, मेहनत ज्यादा करेगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी, इसी कारण से उसको कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा, शारीरिक काम वो ज्यादा करता है। पानी भरने चला गया कुएं पर, शहर में ऐसे काम नहीं होते, बटन दबाया पानी चालू हो गया, है ना। चटनी बांटनी है तो सिलबट्टे की जरूरत नहीं है, मिक्सी में डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उतने आप शारीरिक काम नहीं करते, इस कारण से यहाँ पर कैलोरी की आवश्यकता कम रखी गई है। ठीक, अब 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति हमने देख लिया और 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति हमने देख लिया कि ग्रामीण और शहरी का कॉन्सेप्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, इस कारण से उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता है शहरों की तुलना में। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय, मतलब हम आर्थिक तरीके से भी देखने वाले, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसको हम संशोधित भी करते हैं, इसको बदलते भी हैं। इस परिकल्पना के आधार पर 11 और 12 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि बोले सर यहां पर आप कह रहे हैं कि यहां पर कैलोरी ज्यादा है और जब पैसे की बात आई तो आपने घटा दिया। बोले इनको पैसा मिलेगा 816 रुपए प्रति माह, ये इनकी क्या हो गई, 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना। आर्थिक चीज में बोले आपने कम कर दिया और शहर में कर दिया आपने 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति। ₹816 प्रति माह प्रति व्यक्ति और 1000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की बात की गई। ऐसा क्यों? तो अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आप अनाज उगा लेंगे किसान है, आप सब्जी लगा लेंगे किसान है, आप कई सारी चीजें पैदा कर लेंगे, तो कई सारी चीजों के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है। शहर में आपको लगभग हर चीज खरीदने और कई चीजों के दाम भी ज्यादा देने हो सकते हैं गांव की तुलना में। इस कारण से शहर में कैलोरी की आवश्यकता कम है, फिर भी रुपए ज्यादा दिए गए हैं। गांव में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है, उसके बाद भी पैसे, जो आर्थिक बात की गई है कि प्रति व्यक्ति कितनी आय होनी चाहिए या कितना पैसा उसको होना चाहिए, तो उसको 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात यहां पर की गई है। तो हमने देखा शहरी क्षेत्र में 100, ग्रामीण क्षेत्र में 816, जबकि शहरी क्षेत्र में कैलोरी कम लग रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी ज्यादा लग रही है। हमने देखा कि ऐसा क्यों किया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश चीजें पैदा कर ली जाती हैं और उनके भाव भी कम होते हैं, इस कारण से ये व्यवस्था यहां पर रखी गई है कि पैसा वहां पर कम ले रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में हम ज्यादा ले रहे हैं। अब आय के आधार पर निर्धनता, चूंकि हम देख ही चुके हैं कि 816 का मतलब क्या है ग्रामीण और 1000 का मतलब क्या है शहर। शहरी निर्धनता रेखा 1000 रुपए आय के आधार पर, अगर 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति से कम है किसी व्यक्ति में तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा, और अगर गांव में यही चीज 816 से कम है तो वो निर्धनता के नीचे आएगा। इससे ऊपर जो है वो क्या है, वो निर्धन नहीं कहा जाएगा, वो निर्धन नहीं है, उसको हम ऐसा कहेंगे।
उदाहरण के तौर पर 5 सदस्यों का परिवार लेते हैं तो शहर में 5,000 और गांव में 480 रुपए चाहिए आपको प्रति माह, है ना। 4,080 रुपए प्रति माह की आपको आवश्यकता होगी। इससे कम होने पर यह परिवार क्या हो जाएगा, निर्धनता के अंतर्गत आ जाएगा। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। कौन करता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, जिसको आप NSSO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके द्वारा भी किया जाता है। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन, है ना, विकासशील देशों के बीच जो तुलना करना उनके लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समय मानक का प्रयोग करते हैं, है ना, एक समान मानक का, है ना, एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है वो समान मानक, $1.9, है ना, $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात यहां पर कर रहे हैं, और 2011 के हिसाब से, अभी हो सकता है बढ़ा दिया हो। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के समतुल्य कम से कम इतना पैसा उपलब्ध होना चाहिए, इतनी आर्थिक व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, तभी उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, निर्धनता के ऊपर। अगर वो इतना खर्च नहीं करता, $1.9 का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम आज 80 से गुणा कर लेते हैं मोटे तौर पर, तो क्या हो गया, 8 9 72 की 2 हाथ से लगाई 7, 8 एकम 8 7, 8 7 15, मतलब 150 रुपए पर डे चाहिए उसको, है ना। 150 रुपए पर डे, अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 150 रुपए पर डे अगर मिलेंगे, तो वो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे विश्व बैंक या दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो उनके हिसाब से हर व्यक्ति को 150 रुपए प्रतिदिन चाहिए। और हमारे यहाँ क्या है, 1,000 रुपए महीने भर की बात कर रहे हैं, गांव में 816 की बात कर रहे हैं। क्लियर बात, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे हम निर्धनता के अनुमान के बारे में। पॉवर्टी एस्टीमेट कैसे अनुमान लगाते हैं, क्या है, कहां पर कितने निर्धन है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें एक तालिका देखनी है। तालिका हम आगे 2-3 स्लाइड के बाद आप दिखाऊंगा मैं आपको, ग्रामीण क्या है, शहरी क्या है, उन पर बात करेंगे। तो भारत में निर्धनता, चूंकि अब निर्धनता को हम जानते हैं, निर्धनता का अंदाजा भारत में कैसे लगाते हैं, अगर आपको निर्धनता के बारे में कुछ बात करनी है तो कुछ 6 बातों को आपको ध्यान रखना होगा। हमने पढ़ा हुआ है, हमने आय के आधार पर भी बात करी है, हमने आपकी कैलोरी के आधार पर भी बात करी है, किसको हम निर्धन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। ग्रामीण में हमने देखा कि आय के आधार पर हम देखते हैं तो 816 रुपए, शहर में 1,000 रुपए। कैलोरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बात की गई। अब जो निर्धनता है उसके अनुमान के बारे में बात करना है कि निर्धनता जब थी तब से लेकर अभी तक क्या हुआ, घटी है या बढ़ी है, ये भी हमें जानना है। साथ ही साथ हम देखें कब कब क्या क्या रही थी निर्धनता, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 1993, 94, 1993, 1994 में आप देखें तो लगभग 45% निर्धनता हुआ करती थी, जो 2004-5 में घटकर कितनी हो गई है, 37% हो गई है। और आप देखें कि 2011-12 में निर्धनता घटकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 22% पर आ गई है। आगे और ये अंदाजा लगाया गया कि ऐसी ही प्रवृत्ति रही तो क्या हो जाएगी, 20% के आसपास। मतलब अगर हम 1993-94 से बात करें तो हमारी निर्धनता कुछ इस तरीके से जा रही है। 1993-94 में अगर आप निर्धनता देखेंगे तो यहां पर आपको निर्धनता मिलेगी 45%। कितनी, 45%। फिर आप थोड़ी से और आगे आए, 2004-5 में आपको निर्धनता कितनी को देखने को मिल रही है, 2004-5 में ये 37.2 आपको देखने को मिल रही है। फिर और आगे आए 2011 के आसपास आप देखते हैं तो 2011 में ये कितनी आ जाती है आपको, ये 22% के आसपास। और ये कहा गया आज के समय में, मतलब हम 2020, 21, 22 की बात कर लें तो यहां पर कितनी अंदाजा लगाई गई है, 20 या इससे नीचे का अंदाजा। मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि निर्धनता के मामले में लगातार सुधार किया गया है ताकि देश से निर्धनता को हम खत्म कर सकें, निर्धनता को हम कम कर सकें। और ये ग्राफ भी आपको क्या दिखा रहा है कि लगातार निर्धनता नीचे की तरफ जा रही है, मतलब देश में कम होते जा रही है। ये एक अच्छा सूचक है कि देश में निर्धन लोगों की संख्या घट रही है। क्लियर। अब देखिए, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व 2 दशकों में गिरा है, खासतौर से 1973 से लेकर 93 में, है ना। यहाँ के इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 2004-5 में 407 मिलियन के आसपास थी, जो गिरकर कितनी हो गई है, 270 मिलियन हो गई है 2011-12 में बात करें तो। औसत गिरावट देखी जाए प्रतिवर्ष की देखेंगे तो 2.2% प्रतिवर्ष के हिसाब से ये गिरावट आपको देखने को यहां पर मिल रही है। तालिका की बात करें, ये तालिका आ गई आपके सामने। तालिका में एक तरफ वर्ष लिखे हैं और ऊपर निर्धनता का अनुपात प्रतिशत में, निर्धनता की संख्या करोड़ में बताई गई यहां पर। तो ये आपको देखना है कैसी है यहां पर, ठीक। अब हम एक एक करके बात करते हैं
1993-94 में आप देखें तो प्रतिशत ग्रामीण निर्धनता 50%, शहरी 32। अगर हम 2004-05 में तो ग्रामीण 50 से घटकर 42 हुई तो शहरी 32 से घटकर 26 हुई। 2009-10 में ग्रामीण 42 से घटकर 34 हुई तो शहरी 26 से घटकर 21। 2011-12 में ग्रामीण निर्धनता 34 से घटकर 26 होती है तो शहरी निर्धनता 21 से घटकर 14 होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों का योग भी निकालेंगे, उनका औसत भी निकालेंगे देश का, तो वो भी घटेगा। तो अगर हम औसत पर बात करें तो 1993-94 में औसत निर्धनता भारत में 45% थी, जो 2004-05 में घटकर 37 हो गई, 2009-10 में घटकर 30 और अभी 2011-12 में घटकर क्या हो गई, 22% के आसपास। मतलब यहां पर आपको प्रतिशत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। संख्याओं में यह खेल हो सकता है क्योंकि भारत में लोग भी पैदा हो रहे हैं और पैदा होने की दर मतलब जन्म दर जो है वो भी ज्यादा है, तो संख्या भी तेजी से बढ़ेगी और उस बीच में प्रतिशत में गिरावट तो मिल रही है, लेकिन कई जगह आपको संख्या में बराबरी देखने को मिल सकती है। संख्या में आप अनुपात एक साथ देख सकते हैं। जैसे संख्या की बात करें यहां पर तो 329 और 75, तो ये एवरेज अगर आप बात करें तो 404 के आसपास है संख्या जो करोड़ों में बताई गई यहां पर। अब यहां से देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 404 है 1993-94, 2004-05 में आप देख पा रहे हैं अगले 10 साल में बराबर 326, कोई खास फर्क नहीं। 75 से बढ़कर 81 हो गई और 407 से बढ़कर 404 से बढ़कर 407 हो गई। अब 2009-10 में कुछ घटी, 326 से घटकर 278, ग्रामीण पर बात करें शहर में 76 हो गई। 2011-12 में आप देखते हैं तो ग्रामीण जो है वो घटकर 278 से 217 हो गई और शहरी 53 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ ठहराव आपको देखने को मिला, 404, 407, मतलब ये 10 साल में आपको संख्या में ठहराव देखने को मिला, लेकिन प्रतिशत में क्या है, आपको लगातार गिरावट ही देखने को मिलेगी। क्लियर बात? चले आगे। ये बात क्लियर है ना कि प्रतिशत का मतलब क्या है और संख्या का मतलब क्या है। प्रतिशत में आप देख पाएंगे लगातार गिरावट है, जबकि संख्या में हमने देखी कि यहां पर स्थिरता मतलब निर्धनता घटी नहीं है। घटना कब स्टार्ट हुई है? 2004-05 के बाद। अब बात करेंगे असुरक्षित समूह के बारे में। अब ये असुरक्षित क्यों होते हैं, असुरक्षा क्या कहलाती है, पहले इसको देख लेते हैं क्या कहलाएगी असुरक्षा। देखो, असुरक्षा पर जैसे ही आप बात करेंगे, असुरक्षा का मतलब क्या होता है आप समझते हैं कि नहीं? इस चीज को आप असुरक्षा कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है समझते तो होंगे। जब आप अपने आप को सहज महसूस ना करें, आपके मन में बेचैनी आए, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैसे कटेगी जिंदगी, ऐसे भाव आना, ये सब असुरक्षा होंगे। तो असुरक्षा कब आएगी आपको? तो खास तौर से अगर बात करें तो जब आपके पास रोजगार नहीं होगा, और ये किस प्रकार का रोजगार, नियमित रोजगार नहीं होगा आपके पास, तो आपको लगेगा यार अब कल क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, तो बेचैनी सी बढ़ेगी। कोई भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कोई घटना घट गई, मतलब आप अव्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित चीजें नहीं चलती हैं, तो असुरक्षा आती है। जैसे कई सारे लोगों के मन में अभी पढ़ेंगे नहीं 6 महीने तक, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर किताब, अब क्या होगा, वो असुरक्षा है। बोले अब क्या करेंगे, कैसे करें यार हम, क्या, वो असुरक्षा है। कुछ लोगों के पास संसाधन की कमी होगी, वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो उसको उनके मन में आएगा कि यार हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, वो असुरक्षा है। ऐसे लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स खड़ा है, आपको पता है कि बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। तो आपकी असुरक्षा को दूर करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स है, अगर पढ़ाई संबंधी असुरक्षा है। इसके अलावा जीवन में और कई प्रकार की असुरक्षाएं आती हैं। हमने इस असुरक्षा को देखा हुआ था, कैसे हमने इस असुरक्षा को समझा था भारत की जाति व्यवस्था को लेकर। तो अब हम यहां पर असुरक्षित समूह के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने असुरक्षा देख ली क्या है। खास तौर से असुरक्षा किसमें होगी? जो निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का अनुपात जो है, या निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनमें असुरक्षा होगी। लेकिन निर्धनता रेखा के नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनका अनुपात भी भारत में समान नहीं है। इसको आप दो तरीके से बांट सकते हैं, सामूहिक सामाजिक समूह और आर्थिक समूह। मतलब सामाजिक समूह हो गया और आर्थिक समूह हो गया, इनमें भी आपको जो निर्धनता देखने को मिलेगी वो समान नहीं होगी। तो इनमें भी असुरक्षा का भाव किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में मध्यम आपको देखने को मिलेगा। अब सामाजिक समूहों में अगर हम बात करें तो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह कौन सा है? तो दो समूह आपको मिलेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना। कौन कौन से मिलेंगे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दो समूह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित आर्थिक समूह की बात करते हैं तो आर्थिक समूह कौन सा होगा? तो आर्थिक समूह होगा ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। मतलब असुरक्षित समूह पर अगर हम बात करते हैं ना, अगर हम असुरक्षित समूह पर बात करते हैं, असुरक्षित समूह,
तो ये आपको दो मिल गए हैं अलग अलग प्रकार से। अगर हम देखें तो हमने देखा सामाजिक तरीके से और हमने देखा आर्थिक तरीके से। सामाजिक तरीके से हमने देखा तो हमने पाया कि समाज में जो एससी और एसटी समुदाय हैं, मतलब इनको कहते हैं अनुसूचित जाति और इसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक, तो इनमें आपको सर्वाधिक असुरक्षा देखने को मिलेगी क्योंकि इनमें आपको बेरोजगारी का दर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। आर्थिक तरीके से देखेंगे तो आपको दो प्रकार से लोग मिलेंगे, ग्राम के मिलेंगे और शहर के मिलेंगे। दोनों ही क्या होंगे? मजदूर होंगे। दोनों ही क्या होंगे? मजदूर होंगे। शहर का भी और गांव का भी मजदूर होगा, श्रमिक होगा। गांव का मजदूर है तो कृषि मजदूर होगा और ये गैर कृषि होगा। क्लियर? ये गैर कृषि होगा। ठीक, तो असुरक्षित समूह में हमने सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से देख लिया और आर्थिक में जो गांव और शहर का कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने देख लिया। ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार में असुरक्षा ज्यादा देखने को मिलेगी और नगरीय अनियत मजदूर परिवार जो हैं, जो गैर कृषि कार्य करते हैं, उनमें असुरक्षा ज्यादा देखने को मिलेगी। ये टेबल देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि असुरक्षित समूह कौन से हैं। इनमें हम बात करेंगे। आप देखें कि हमारे यहां पर जो निर्धनता का जो कॉन्सेप्ट है, भारत में निर्धनता का जो प्रतिशत है वो 22 है। पूरे भारत में 22% लोग ऐसे हैं जो निर्धनता रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति की तरफ बात करते हैं तो इसमें आपको ये अनुपात 43, मतलब अगर हम मोटा मोटा 50 कह दें तो कोई गलत बात नहीं होगी कि आधे लोग निर्धनता में जी रहे हैं और आधे सिर्फ निर्धनता के ऊपर जी रहे हैं। अगर अनुसूचित जाति में बात करते हैं तो भी प्रतिशत आपको 29 देखने को मिलता है। और ये दोनों समूह कैसे हैं आपके? इन दोनों समूह को हम सामाजिक समूह के अंतर्गत हमने देखा हुआ था। एससी और एसटी दोनों होगा। इसको आप अनुसूचित जाति को एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति को आप एसटी कहते हैं। फिर ये दो समूह हमने देखे थे जिनको आप आर्थिक आधार पर हम देख रहे थे। जैसे आप देखेंगे यहां पर कि ये कृषि मजदूर हो गए, चाहे गांव की बात कर लें, और ये शहरी मजदूर हो गए। दोनों जगह आपको प्रतिशत 34 देखने को मिलेगा। मतलब दोनों अगर समुदायों की हम बात करते हैं आर्थिक आधार पर भी और सामाजिक आधार पर भी, तो वहां पर जो बेरोजगारी का निर्धनता के नीचे रहने वाले जो लोग हैं तो उनका प्रतिशत आपके देश के या राष्ट्रीय अनुपात जो है निर्धनता का उससे अधिक देखने को मिलेगा, चाहे आप सामाजिक में बात करें और चाहे आप आर्थिक में बात करें। निम्नलिखित आरेख इन समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शा रहे हैं। निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का जो औसत भारत में है वो 22 है, जबकि आप अनुसूचित जातियों में देखेंगे तो 43 है। मतलब 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अर्थात 43 लोग वो हो गए जो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। मतलब महीने में 1000 रुपए और प्रतिदिन 2400 कैलोरी की खाना की बात नहीं कर पा रहे। 2400 और 2100 की हम बात करें तो वो नहीं कर पा रहे। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में आप देखें तो जो श्रमिकों का प्रतिशत है वो आपको 34 देखने को मिलेगा। मतलब नगरीय क्षेत्रों में बात करें तो ये 1000 रुपए नहीं कमा पा रहे और साथ ही साथ 2100 कैलोरी की जुगाड़ नहीं कर पा रहे। 34% आपको अनियत कृषि श्रमिक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं तो ये 2400 कैलोरी की जुगाड़ नहीं कर पा रहे और 816 रुपए प्रति माह की जुगाड़ नहीं कर पा रहे। इस कारण से इनको निर्धनता रेखा के नीचे रखा गया है। इनका इसी कारण से इनका अनुपात ज्यादा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। मतलब क्या हो गया कि उनके पास पहले ही इतने साधन नहीं थे कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, साथ ही साथ वो भूमिहीन भी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज काम नहीं मिलता, दैनिक रोजगार नहीं है उनका, अनियत है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर यह समस्या इनकी और बड़ी हो जाती है। हाल के कुछ अध्ययनों में दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को छोड़कर अन्य तीनों समूह, मतलब अगर हमने 4 समूहों की बात की है कि एक एसटी आ गए थे, एक एससी आ गए थे और मजदूर वर्ग आ गया था। मजदूर वर्ग आपके पास 2 थे, शहर और गांव में। तो इन 3 में 2 ये हो गए और तीसरा ये हो गए। इन 3 में जो निर्धनता का स्तर है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अनुसूचित जनजाति एसटी के अंदर निर्धनता के स्तर में सुधार नहीं हुआ है, उसमें उतना सुधार आपको देखने को नहीं मिला है।
इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार में आय की भी असमानता आप देख सकते हैं। यहां पर हर एक परिवार समान नहीं कमाता है, सबकी आय में असमानता भी आप पा सकते हैं। कोई हो सकता है दिन में 20 रुपए कमाता हो, कोई हो सकता है दिन में 5 रुपए ही कमाता हो, कोई हो सकता है कि दिन में 50 रुपए की जुगाड़ कर लेता हो। तो आय में असमानता भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कोई व्यक्ति महीने में 816 कमा लेता होगा, कोई 800 कमाता होगा, कोई 300 कमाता है, कोई 200 कमाता है, कोई नहीं भी कमाता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को अधिक और कुछ लोगों को कम। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। मतलब जो बूढ़े लोग हैं, महिला है और जो बच्चियां हैं, उनको परिवार में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे भी इनको वंचित किया जाता है। अब एक कहानी देख लेते हैं, शिवरमन की कहानी देखते हैं। शिवरमन की कहानी से हमें थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है हमने असुरक्षित समूह वाला और निर्धनता वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी। शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन जो है वो मोची जाति का है और अब वह 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर का काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 से 6 महीने मिलता है। अन्य समय वह गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसे काम के लिए उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलता है। पहले 160 मिलता था शिवरमन को और उसकी पत्नी को 100 रुपए मिल रहा है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा मां बीमार है और प्रतिदिन कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन के जो काम होते हैं, डेली की खाना खाना, नहाने जाना, इनमें उसको आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं। मतलब पति पत्नी 4 बच्चे, 6 हो गए, मां 7 और बहन 8 है ना, 8 हैं, जिनकी बच्चों की अगर आयु की बात करें तो 1 से लेकर 16 वर्ष तक है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है, मतलब लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो आपको लैंगिक असमानता यहां पर देखने को मिलेगी, जो हमने इसके पहले बात करी कि बूढ़े जो आप देखें महिला और बच्चियों को वंचित किया जा रहा है संसाधनों से। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता समझा जाता है, उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है तो वो शादी के लिए खर्चा करते हैं, इसलिए अभी से उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता है। उसकी मां अब जीने की इच्छा नहीं है, मतलब शिक्षा का अभाव हो गया और यहाँ पर स्वास्थ्य का अभाव हो गया, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन उसकी सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। तो लैंगिक असमानता का एक उदाहरण मिला कि यहाँ पर बच्चे को, मतलब लड़के को स्कूल भेजेंगे, लड़कियों को नहीं भेज रहे हैं। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। शशिकला उसे बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण कोई अच्छा वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना कठिन होता है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है ताकि उसको वो दूध पिला सके, कभी कभी ऐसा हो पाता है। तो हमने वहां पर देखा कि क्या दिक्कतें हैं जो परिवार में जो वंचित करते हैं, वो वाली बातें की कि भाई महिलाओं के साथ, वृद्धों के साथ, बच्चों को जो घर में उपलब्ध संसाधन है उनसे कैसे वंचित किया जा रहा है, वो शिवरमन की कहानी से आप देख पाए। अब बात करेंगे अंतर्राज्यीय असमानताएं, इंटरस्टेट डिस्पारिटीज क्या कहलाती हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या एक और आयाम है जिसको हम देखेंगे। हर एक राज्य के अंदर आप पाएंगे, हर एक राज्य में समानताएं आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब वहां पर असमानताएं आपको देखने को मिलेंगी। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, मतलब किसी राज्य में निर्धनता अधिक है, किसी राज्य में निर्धनता कम आपको देखने को मिलेगी। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, मतलब राज्य में जो निर्धनता है उसमें आपको लंबी कमी देखने को मिलेगी। निर्धनता कम करने में सफलता की दर राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे अलग अलग है। कोई राज्य निर्धनता कम करने में ज्यादा सफल हुआ है, कोई कम और कोई बहुत कम। अगर हम बात करें यहां पर 2011-12 में निर्धनता अनुपात जो है वो भारत का कितना है, आपको 22% के आसपास देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन 5 राज्यों में देखें तो यहां पर निर्धनता का अनुपात 22 से अधिक है। मतलब राष्ट्रीय अनुपात से अधिक वाले कौन से राज्य हैं? 5, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। यहां पर आपको अनुपात क्या होगा? 5 से अधिक देखने को मिलेगा, 22 से अधिक देखने को मिलेगा। जो राष्ट्रीय अनुपात है निर्धनता का उससे अधिक होगा। बिहार और उड़ीसा ये देश के सर्वाधिक निर्धन राज्यों में से हैं और इनका निर्धनता का अनुपात आप देखें तो बिहार में आपको 33.7 और उड़ीसा में 32.6 आपको देखने को मिलेगा।
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी ज्यादा है। यहां पर 4 राज्य हो गए, आसाम यहां से बाहर है। ओवरऑल निर्धनता में 5 राज्य हैं, अगर आपको याद होगा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। और जबकि ग्रामीण नगरीय निर्धनता की बात करें, ग्रामीण और नगरीय निर्धनता दोनों ज्यादा है, वो 4 राज्य हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आपको देखने को मिली है। इनने काफी सुधार किया। अब देखते हैं कि एक राज्य में किसने क्या सुधार किया। पंजाब और हरियाणा जो राज्य हैं, उनने कृषि में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में पारंपरिक तरीके से सफलता प्राप्त की है। पारंपरिक तरीका मतलब हम कृषि के माध्यम से निर्धनता को कम कर पाए। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया और इसके माध्यम से वो अपने राज्य में निर्धनता को कम कर पाया है। पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार के उपायों के माध्यम से निर्धनता को कम किया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण, जिसको पीडीएस सिस्टम भी कहते हैं, इसके माध्यम से उन्होंने निर्धनता को कम करने में सफलता प्राप्त की है। तो हर राज्य का आपको याद रखना है, पंजाब हरियाणा कृषि से, केरल मानव संसाधन से, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार से, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धनता कम कर पाए। ये चार्ट आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुछ राज्य हैं जिनमें निर्धनता के बारे में बात की गई है। सर्वाधिक निर्धन राज्य आपको बिहार देखने को मिलेगा और सबसे कम निर्धन राज्य आपको केरल देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं, सर्वाधिक बिहार है और सबसे कम केरल है। अगर टॉप 5 राज्यों की बात करें, 5 प्रमुख राज्यों की बात अगर करें हम, तो आपको यहां पर ये 5 प्रमुख राज्य मिलेंगे, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्रमशः घटते हुए औसत आपका आएगा 32.7 से 32.6, फिर 31.9, 31.7, 29.4। तो आप देखें बिहार का 33.7 है, सॉरी है ना, बिहार का 33.7 है, उड़ीसा का 32.6 है, असम का 31.9 है, मध्य प्रदेश का 31.7 है और उत्तर प्रदेश का 29.4 है। जो ऐसे राज्य जहां पर आपको निर्धनता बहुत कम देखने को मिलती है, उनमें पहले नंबर पर है केरल 7.1 के साथ, दूसरे पर है हिमाचल 8.1 के साथ, तीसरे पर है पंजाब 8.3 के साथ, चौथे पर है आंध्र प्रदेश 9.2 के साथ और 5वें पर है दिल्ली 9.9 के साथ। तो ये अलग अलग राज्यों की निर्धनता के बारे में यहां पर बताया गया है, किस राज्य में निर्धनता कैसी है, किसका अनुपात कैसा है, कौन प्रमुख निर्धन राज्य हैं और कौन ऐसे हैं जहां पर निर्धनता का अनुपात बहुत कम है। अब बात करेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में हमें बात करनी है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, आप देखिए खासतौर से आर्थिक निर्धनता का मतलब क्या होगा कि भाई अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो वहां पर $1.9 से अगर कोई व्यक्ति को खर्च करने के लिए कम पैसा मिलता है तो उसको आप क्या कहेंगे, गरीब कह सकते हैं, निर्धन कह सकते हैं। ये लोगों का अनुपात अगर आप देखते हैं, निर्धन लोगों का अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर तो 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। मतलब आप देखेंगे कि 1990 में 36 था, 2015 में 10 हो गया है। वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई गई हैं। अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं आप यहां पर देख सकते हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी हुई है। एक एक उदाहरण लेते हैं चीन का। चीन में निर्धनों की संख्या आप देखें 1981 में है 88.3, 2008 में घटकर हो गई है 14.7 और 2019 में घटकर हो गई है 0.6। मतलब क्या है, लगातार गिरावट हुई है। तो इनने कैसे किया है, तो इनने क्या है, मानव संसाधन में आर्थिक प्रगति तेजी से की है और मानव संसाधन के विकास में निवेश किया। इस कारण से चीन में आप निर्धनता की संख्या लगातार देखें घट गई है, 1% से कम बची है। चीन का है, हमारा पड़ोसी, हमारे उत्तर में स्थित है, ये चीन है। तो यहां पर निर्धनता को लगातार कम किया गया है और वर्तमान में 1% से कम निर्धनता आप यहां पर देख पा रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में आप देखें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। भारत, पाकिस्तान है ना, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं, नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखें 2005 में जो निर्धनता का प्रतिशत था वो 34 था और 2004 में लगभग 15 हो गया है। तो आधे से कम हो गया है यहां पर। तो इनने भी उल्लेखनीय सुधार यहां पर किया है हर एक राज्य ने। संख्या की गिरावट की बात करें तो 2005 में 510 मिलियन हुआ करता था, 2015 में 274 मिलियन हो गया है।
भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है ना। भारत में जो निर्धनता है वो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है, क्योंकि निर्धनता रेखा जो है वो क्या है, अलग यहां पर उपयोग की गई है, अलग तरीके से उसको उपयोग किया है। अब हम दो जगहों के बारे में बात करेंगे, सब सहारा अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका के अंदर। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 में कितनी थी, 51%, जो 2018 में घटकर कितनी हो गई है, 40.2%। आप देखिए ये सब सहारा है जो लाल लाल दिखाई दे रहा है। इतने देशों के अंदर पहले 50% थी, जो घटकर कितनी हो गई है, मतलब 50 से ज्यादा थी, 51 हुआ करती थी, जो घटकर कितनी हो गई है, आपको 40.2 देखने को मिली, 40.2% देखने को मिल रही है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा, मतलब आप देखें 2005 में 10% थी, जो 2018 में गिरकर 4% हो गई। तो यहां पर गिरावट उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली, क्योंकि पहले ही निर्धनता यहां पर कम थी। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देश में निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई। क्यों पुनः व्याप्त हो गई, पहले यहां पर आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी, यहां पर भी निर्धनता देखी जाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की जो परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात एक आरेख में दर्शाया गया है, उसको हम देखेंगे यहां पर। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव है कि 2030 तक हर एक प्रकार की गरीबी को हम खत्म कर देंगे। तालिका देखिए आप, इसमें आप देख पा रहे हैं कि वो देश जहां पर $1.9 प्रतिदिन से कम लोग उपयोग कर पाते हैं, तो उनकी संख्या नाइजीरिया में 39 है, बांग्लादेश में 14 है, भारत में 22 है, पाकिस्तान में 4.4 और चीन में 0.5 है या 0.6 है, 1% से कम आपको देखने को मिलेगी। ब्राजील में 4.6, इंडोनेशिया में 2.7 और श्रीलंका में 0.9 है। तो भारत के दोनों पड़ोसी तीनों पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना में देखें तो भारत की तुलना में यहां पर कम निर्धनता देखने को मिलती है। ये कुछ आरेख बताए गए हैं, ये अलग अलग देश हैं, उनके कलर बताए गए हैं कि चीन का रंग ऐसा, पूर्व अफ्रीका का ऐसा, पूर्व एशिया का ऐसा, सब सहारा का ऐसा, लैटिन का ऐसा और दक्षिण एशिया का ऐसा। यहां पर आप वर्ष देख पा रहे हैं और यहां पर प्रतिशत देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि अगर हम चीन की बात करें तो 2005 में 20% के आसपास यहां पर निर्धनता थी, जो समय के साथ घटते घटते 1% से भी कम रह गई है। अगर पूर्व एशियाई और प्रशांत देशों में बात करें तो आप देखें 2005 में 40 के आसपास थी, जो घटते घटते 1 या 2 के आसपास रह गई। सब सहारा में बात करेंगे कि 2005 में ये लगभग आप देख पा रहे हैं 80 के आसपास है, जो घटते घटते कितनी रह गई है, 41-42 के आसपास हो गई है। फिर आप लैटिन अमेरिका में देखते हैं तो 100 के आसपास थी, जो घटते घटते आपको और कम देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से दक्षिण एशियाई देशों में तो ये निर्धनता रेखा क्या है, लगातार घट रही है, मतलब देश में, दुनिया में सुधार चल रहा है। ये संख्या के आधार पर ग्राफ बताया गया है, इसमें हम संख्या का अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं वर्ष के अनुसार। अब बात करेंगे निर्धनता के कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या होंगे। भारत में निर्धनता के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। भारत में क्या, दुनिया भर में कई कारण हो सकते हैं। भारत में एक प्रमुख कारण है ऐतिहासिक कारण। हिस्टोरिकल कॉज क्या है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन, जब अंग्रेज भारत पर शासन करने लगे तो उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां लगाई। तो इस दौरान जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो इस दौरान आर्थिक विकास जो था वो निम्न स्तर का था, बहुत, मतलब यहां पर आर्थिक विकास हो नहीं रहा था। जो भी हम यहां पर कर, मतलब हम का मतलब अंग्रेज जो भी कर लगा रहे थे वो कर इकट्ठा करके कहां ले जाते थे, अपने देश ले जाएंगे। मतलब देश के अंदर, भारत के अंदर जो लोग थे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का आर्थिक विकास का कार्यक्रम कोई चल नहीं रहा था। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। हस्तशिल्पकारी जिसमें हम हाथ से चीजें बनाते, जैसे कपड़ा बना दिया, झाड़ू बना दी, चटाई बना दी, कई प्रकार की और चीजें हमने बना दी, तो उसको यहां पर नष्ट कर दिया गया। वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया, जिससे वस्त्र, दुनिया में सबसे पहले कपड़ा जो है, कपास जो है वो भारत ने दिया। भारत में इसके विकास की अपार संभावनाएं हो सकती थी उस जमाने में, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया, उसको हतोत्साहित किया गया और इस उद्योग को भी चौपट कर दिया गया। अब उद्योग जो है वो आर्थिक गतिविधि करता है, अर्थ प्रदान करता है, धन प्रदान करता है, और आपने इसको नष्ट कर दिया तो आर्थिक स्थिति भारत की गड़बड़ होने लगी। मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे होने लगे, तो आप देखें यहां पर कि हमारी निर्धनता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। और ये स्थिति आपको कब तक देखने को मिलेगी, 1980 के दशक तक आप इसको देख पाएंगे। पूरे जब से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से लेकर 1980 के दशक तक, 80 का जो दशक है, यहां तक आपको रोजगार के अवसर कम होते हुए दिखेंगे, आय भी आपको घटते हुए दिखेगी। जनसंख्या में इस दौरान उच्च वृद्धि हो गई, तो फिर जो संसाधन थे उन पर भी क्या हो गई, लोगों की पहुंच कम होना स्टार्ट हो जाती है।
इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को भी कम कर दिया। किसने? जनसंख्या की जो बढ़ती हुई दर है और रोजगार के जो घटते हुए अवसर हैं, इन दोनों ने क्या कर दिया? आय की समृद्धि को भी कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा या ये लगातार जारी रहा और बढ़ता रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन ये बहुत सीमित थे। हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, केवल इतने इलाके में ही ये हुआ करते थे। पूरे भारत पर इसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही रहा। वो भाग हमने देख लिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये नाकाफी थे। मतलब ये उतने नहीं थे जितने लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं कि सबको रोजगार मिल जाए, तो उनके लिए पर्याप्त नहीं हुआ करते थे। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग, अनेक लोग क्या करने लगे? जिनको शहर गए, नौकरी नहीं मिली तो उन्हें रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया, फेरी लगाना स्टार्ट कर दिया, घर निर्माण में मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया, घरेलू नौकरी करना इन्हें स्टार्ट कर दिया। अब इनकी आय कम है, ये अनियमित काम कर रहे हैं, कम आय है तो इनको अच्छा घर नहीं मिलेगा, तो ये लोग महंगे मकान में नहीं रह पा रहे, अच्छा निवास इनका नहीं हो पा रहा, तो इन्हें क्या घर बनाया? शहर के बाहर झुग्गियां बनाई, वहां पर इन्हें रहना स्टार्ट कर दिया, जहां पर सफाई नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है। तो निर्धनता की समस्या के मुख्य रूप से जो पहले निर्धनता की जो समस्या है वो प्रमुख रूप से पहले ग्रामीण घटना हुआ करती थी या ग्रामीण परिघटना हुआ करती थी। आजकल वो क्या हो गई? शहरों में भी व्याप्त हो गई, शहरों में भी देखने को मिलने लगा। शहरों की भी एक विशेषता ये बन जाती है। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता भी रही है। आय असमानता मतलब हर एक व्यक्ति समान नहीं कमाता, इसके कारण से भी निर्धनता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। हर एक व्यक्ति के पास जमीन बराबर नहीं है, दूसरे संसाधन बराबर नहीं है, इस कारण से निर्धनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित, मतलब हम जो भूमि का आवंटन दोबारा से करने वाले थे, इसको हम भूमि सुधार कहते हैं। इस प्रकार की जो नीतियां हैं उन्हें राज्य सरकारों के द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इस कारण से लोगों को संसाधनों पर बराबर अधिकार नहीं मिला। बराबर अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर बराबर आय कैसे होगी? जब बराबर आय नहीं होगी तो कुछ लोग निर्धन, कुछ लोग निर्धन के ऊपर और कुछ लोग अमीर होंगे। यह स्वाभाविक सी तौर पर है। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण भी रही है, क्योंकि लोग फिर मजबूरी में मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। सामाजिक कारक मतलब समाज में असमानता। सांस्कृतिक कारक आप देखेंगे भारत में इतनी निर्धनता है, उसके बाद भी हम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों पर काफी खर्चा कर देते हैं, भले हम उससे कई सारे गरीबों को भला कर सकते हैं उसके बावजूद भी। और आर्थिक कारक तो हैं कि लोगों के पास पर्याप्त आय के साधन नहीं है, तो इस कारण से भी लोग निर्धन हैं। आप देखें अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों पर बहुत पैसा खर्च करते, जबकि छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। धन उनके पास पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त धन वो प्राप्त नहीं कर पाते। चूंकि ये गरीब लोग हैं, इनको चूंकि गरीब हैं और जो निर्धनता है, निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है। अगर बचत होती तो खाद बीज खरीद पाते, बचत नहीं है तो नहीं खरीद पाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इनको कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा क्या होगा? आपने एक बार कर्जा लिया, फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर कर्जा बढ़ जाएगा, आप कर्ज जाल में फंस जाएंगे। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ये ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ऋणग्रस्तता दो चीजें बताती है कि ऋणग्रस्तता से निर्धनता आती है और निर्धन व्यक्ति ऋणग्रस्त हो जाता है। ये दोनों चीजें हैं, मतलब ये ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हो सकती है। अगर आप कर्जीले हैं, आप ऋण से ग्रस्त हैं, तो आप निर्धन हैं, और अगर आप निर्धन हैं तो इसका परिणाम क्या है कि आप ऋणग्रस्त होंगे। तो ये दोनों बातें की गई कि कारण और परिणाम हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या होंगे, मतलब हमें निर्धनता कम करने के लिए हमने क्या क्या उपाय यहां पर किए होंगे, उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। जब भी विकास की बात की गई है तब भी गरीबी कम करने, निर्धनता कम करने की बातें जरूर की गई हैं। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो चीजों पर या दो कारकों पर निर्भर है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, ताकि क्या हो, रोजगार के अवसर बने, लोग नौकरी करें, आय पैदा करें, और जैसे ही आय पैदा करने लगेंगे वो निर्धनता रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाना, ताकि जहां पर निर्धनता ज्यादा है, लक्षित मतलब टारगेट करके, जिस इलाके में निर्धनता ज्यादा है वहां पर कुछ कार्यक्रम चलाएं, वहां की निर्धनता को हम घटाएं, ताकि देश में निर्धनों की संख्या हम कम कर सकें।
1950 से 80 के दशक के प्रारंभ में लगभग 30 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, ना ही निर्धनता में आपको कोई कमी देखने को मिलेगी। 50 में आप देखेंगे कि आर्थिक निर्धनता 45% थी और 1980 के दशक के आरंभ तक भी ये इतनी बनी रही है ना, आपको लगभग इतनी ये देखने को मिलेगी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सर्वाधिक रही है। मतलब 80 तक तो हमारी स्थिति खराब थी और 80 से जैसे ही हमने स्थिति सुधारना स्टार्ट की, वो क्या रही, विश्व में सर्वाधिक रही। क्या आर्थिक समृद्धि, मतलब हमने आर्थिक तरीके से वृद्धि करना, तरक्की करना स्टार्ट कर दिया और अगर उसकी दर देखते हैं तो दुनिया में सर्वाधिक भारत की रहती है 1980 के दशक के बाद से। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980-90 में 6%, मतलब लगभग दुगनी हो गई। तो ये वृद्धि दर आपको पर्याप्त देखने को मिलेगी, दुनिया में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब जब आप विकास करेंगे तो क्या होगा, आपको आर्थिक चीजें भी आएंगी। वो आर्थिक चीजें आएंगी तो क्या होगा, आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आर्थिक अपने आप ही निर्धनता रेखा से ऊपर उठते चले जाएंगे। क्लियर बात? तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि, मतलब अगर आप आर्थिक तरीके से लोगों को समृद्ध करते जाते हैं तो निर्धनता, मतलब अगर आप आर्थिक समृद्धि करेंगे तो निर्धनता उन्मूलन होगी, इनका डायरेक्ट संबंध है। अगर आप तरक्की करेंगे देश की आर्थिक तरीके से तो निर्धनता की संख्या धीरे से घटती चली जाएगी, निर्धन लोगों की संख्या घटेगी। मतलब क्या कहेंगे कि निर्धनता का उन्मूलन भी तेजी से हो रहा है। आर्थिक समृद्धि तेजी से हो रही है तो निर्धनता का उन्मूलन भी तेजी से हो रहा है। तो आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री डल गई है तो यहां पर कई प्रकार के मौके, हाथ ठेला चलाने का, गाड़ी लगाने का, कुछ काम करने का, टिफिन चलाने का, चाय की दुकान खोले, नौकरी करने के अलावा मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर रहे हैं तो बाहर, तो कई सारे अवसर आपको मिल सकते हैं। नौकरी करने के बाद शाम को टिफिन चालू कर दिया तो उसमें कुछ बचत होगी, तो क्या करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। इससे आप निर्धनता से निकलकर, या निर्धनता रेखा में नीचे थे, निकलकर आप ऊपर पहुंच जाएंगे। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन भी आर्थिक समृद्धि ही उपलब्ध कराती है। आर्थिक समृद्धि शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमने देखा था एक कहानी, शिवरमन की कहानी देखी हुई थी, तमिलनाडु वाला केस, उसमें हमने देखा था कि उसमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, सिर्फ लड़के को भेजते हैं। अब क्या होगा कि हर व्यक्ति स्कूल जाएगा तो क्या होगा, वो भी कुछ कमा सकता है, कुछ काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, आर्थिक समृद्धि होगी। तो यहां पर हमने लैंगिक समानता की बात की कि अब लोग महिला पुरुष नहीं देख रहे हैं, बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की नहीं देख रहे हैं, सबको स्कूल भेजने लगे। मतलब शिक्षा का स्तर यहां पर अच्छा होगा। यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके हैं। मतलब कि सभी को उतना प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाया है, खासतौर से निर्धनों को उतना प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाया है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। मतलब आप देख पाए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बस, उसके अलावा कहीं नहीं। तो अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आधारित है। इसलिए कृषि में जो होना चाहिए था वो पूरे देश में तरक्की होती तो लोग ज्यादा अच्छे से निर्धनता रेखा के ऊपर जा पाते। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता है। मतलब हमको ये टारगेट करना पड़ेगा कहां पर निर्धनों की संख्या कम है, वहां पर एक कार्यक्रम डाल दो ताकि क्या हो, वहां के लोगों की या उस क्षेत्र के जो निर्धन लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार होना स्टार्ट हो और वो निर्धनता से निकलकर निर्धनता रेखा के ऊपर आ जाए। यद्यपि अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहां करना आवश्यक है। एक तो बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के बारे में, है ना, जिसको आप नरेगा कहते हैं, बाद में इसको क्या कह दिया, मनरेगा कह दिया। पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत ये बात कर रहे हैं, फिर उसमें महात्मा गांधी लगा दी 2005 में। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर निर्धनता ज्यादा है, हमने टेबल के फॉर्म में भी देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता ज्यादा है। तो हमने देखा क्या यहां पर कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम कितना कर दिया है, 100 दिन का कर दिया है। अब 100 दिन का करेंगे, मान लो 200 रुपए भी मिला तो कितना कमा लिया। और भारत में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं तो कितना चाहिए, कम से कम
816 रुपए प्रति माह, और आप कमा कितना रहे हैं? अगर आपको 100 दिन भी मिलता है तो आपने साल भर का 20,000 कमा लिया। मतलब आप इसको 816 से देखेंगे 10 महीने का 8,000 होता है, और उसमें आप कितना जोड़ देंगे? 1632 और जोड़ देंगे। तो आप देखें यहां पर कि फिर भी उससे ज्यादा कमा लिया। तो इससे क्या होगा? गरीबी या निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको धीरे धीरे हम क्या करेंगे? उनका स्तर सुधार सकते हैं, उनकी आय में वृद्धि करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास में मदद करना। जो मनरेगा है इसका उद्देश्य है सतत विकास में मदद करना। सतत विकास क्या है? आज की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास करते हैं उसको हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ताकि इसमें क्या है? सतत विकास में मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके, इन समस्याओं से निराकरण किया जा सके, इन समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार किसको देंगे? महिलाओं को देंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए ताकि उनकी घरेलू स्थिति में सुधार हो, उनके पास भी कुछ पैसा आए। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो इतने लोगों को यहां पर रोजगार हम उपलब्ध करा रहे हैं, इतना रोजगार हमने उपलब्ध करा दिया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः क्या है? तो महिला अनुसूचित जाति का है 23, अनुसूचित जनजाति का 17 और महिलाओं का है 53%। मतलब भागीदारी ठीक है। धीरे धीरे क्या कर सकते हैं? इनकी स्थिति में ऐसे सुधार हो सकता है। अब एक बात आती है जिसको दैनिक वेतन, मतलब दिन भर काम करने के बाद आपको क्या मजदूरी मिलती है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में आप देखें तो 65 रुपए हुआ करता था, वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 132 कर दिया गया 2013-14 में। 65 से बढ़कर 132, मतलब अब से क्या होगा? आपकी आय बढ़ गई। 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई। कहीं 250, कहीं 280, कहीं 281, कहीं 300, ऐसा कर दिया गया है। आप देखें क्या है? कई जगह 281, कई जगह 178। 281 हरियाणा में और 178 कहां? बिहार और झारखंड में तय कर दी गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब यहां पर क्या किया गया? केंद्र अगर कोई स्कीम चलाती है तो उसके लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष होगा। राज्य कोई स्कीम चलाती है तो उसके लिए राज्य रोजगार गारंटी स्कीम होगा, जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित होगा। अगर मनरेगा के अंतर्गत किसी आवेदक को 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता या रोजगार नहीं मिलता है, उसने अपना जॉब कार्ड बनवाया है, काम नहीं मिलता, तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार हो जाएगा, उसको उतना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महत्वपूर्ण योजना, एक और महत्वपूर्ण योजना आ गई, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह 2004 में देश के पिछड़े जिलों में, खासतौर से 150 जिलों में लागू की गई कि आपको काम के बदले में कुछ अनाज दिया जाएगा ताकि आप भोजन पका सकें। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम कर सकते हैं, मतलब कुशल नहीं है, मजदूरी का काम, गड्ढा खोदना, मिट्टी चढ़ाना, ऐसे काम कुछ कर सकते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया है। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है। मतलब इसकी पूरी पैसा या इसकी पूरी फंडिंग जो है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब इस कार्यक्रम के तहत जो खाद्यान्न देना है, अनाज देना है, वो राज्य ही बांटेंगे, तो केंद्र के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA है ना, जिसको आप नरेगा कहते हैं, NREGA है ना, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है, नरेगा कहते हैं। तो वो लागू हो गया, तो जितना भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम है वो सब इसी के अंतर्गत आ गया, इसी के अंतर्गत लागू किया गया। एक स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 में आरंभ होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ताकि वो खुद का कुछ रोजगार कर पाएं और दूसरों को भी कुछ काम दे पाएं। इनमें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करना, ये सब बातें यहां पर शामिल की गई हैं। अगली स्कीम है ग्रामीण रोजगार सृजन। इसका आरंभ 1995 में, इसके पहले वाली का 1993 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगारों के अवसर सृजित किए गए। याद रखेंगे, डेटा आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, कितने सृजित किए गए? तो 25 लाख नए रोजगारों को सृजित करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया। अगली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इसका आरंभ 1999 में होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के
संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। जो स्व सहायता समूह हमने पढ़े थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनको क्या करना है, निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ होती है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है ताकि आप ग्रामों का उदय कर सकें। 2000 में प्रारंभ हुई और गांव का स्तर सुधारने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए अतिरिक्त वित्त दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना, इसके बारे में हम अगले अध्याय के अंतर्गत बात करेंगे और इनके कार्यक्रमों के परिणामों के बारे में भी बात करेंगे। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण, मतलब जो भी योजनाएं हैं ये उतनी प्रभावी नहीं हो पाई, इनका एक मुख्य कारण है इनका उचित क्रियान्वयन का ना होना, सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी का भी होना। ये अगर आप सही लक्ष्य निश्चित करते तो शायद ये अचीव कर जाती या अच्छी सफल हो जाती, नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त कुछ और योजनाएं जो परस्पर व्यापी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है ताकि इनका और ध्यान रखा जाए। अब बात करेंगे भावी चुनौतियों के बारे में, द चैलेंजेस अहेड क्या होंगे आपके। तो निर्धनता को कम करना भारत में इतना आसान नहीं है, जादू की छड़ी नहीं घुमाई तो कम कर दी बहुत, चूंकि हमारे यहाँ पर सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत बहुत भिन्नताएं हैं और इनके आधार पर आपको धीरे धीरे आपको निर्धनता कम करनी है। तो कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। भारत में निर्धनता निश्चित रूप से निर्धनता में आप गिरावट देखेंगे, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक बड़ी बाध्यकारी चुनौती है, चूंकि हम उतना कम नहीं। चाइना में देखें 0.6 कर दिया, भारत में आज भी 22 है, जबकि दोनों का इतिहास देखें तो दोनों में लगभग आपको एक सा देखने को मिलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानताएं, किसी में ग्रामीण क्षेत्र में, किसी में शहरी क्षेत्र में, किसी में दोनों में बहुत असमानताएं। कोई बहुत ज्यादा निर्धन है, कोई बहुत कम निर्धन है। हमने बिहार और केरल का देखा, बिहार में निर्धनता का अनुपात सर्वाधिक है, केरल में कम है। तो ऐसी असमानताएं हमको देखने को मिल रही हैं। तो हर राज्य को अलग अलग तरीके से, हर राज्य के लिए अलग अलग तरीके से हमको योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। समझ में आई बात। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। सामाजिक में हमने बात करी है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में। आर्थिक समूह में बात करिए ग्रामीण जो भूमिहीन कृषक परिवार हैं उनके बारे में, और शहर में हमने देखा है कि शहरी अनियत गैर कृषि मजदूर हैं उनके बारे में बहुत असहज हैं। तो आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10-15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी, अधिक तरक्की यहां पर कर ली जाएगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, मतलब आप कैसे करेंगे तो आपको आर्थिक समृद्धि अच्छी करनी पड़ेगी। सर्वजननीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, मतलब हर लोगों की पहुंच पर जो प्राथमिक शिक्षा है कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सके, उस पर जोर देना चाहिए। जनसंख्या विकास में गिरावट, जो हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कम हो। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण ही यह संभव होगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है, मतलब अलग अलग जगह लोग देखते हैं, एक सीमित भाग पर देखते हैं कि भाई निर्धनता क्या, अलग अलग जगह से देखते हैं। इसको हमें कई सारे तरीकों से देखने की हो सकता है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर। अब उचित स्तर क्या होता है भाई, हम बोले जीवन निर्वाह हमारा ऐसा होना चाहिए घर में 2 AC लगी हो, 4 4 व्हीलर खड़ी हो, वो हो सकता है। कुछ लोग के लिए 1 4 व्हीलर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि उसकी अपेक्षा आप क्या करें, जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षाएं, ये मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति को मिल जाएं, इनके विषय में यहां पर बात की जा रही है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इनका समर्थन किया है कि निर्धनता अवधारणा का विस्तार अब मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या वे शिक्षा जुटाने में समर्थ हैं? क्या उनके पास घर है? क्या उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं? क्या उनके पास रोजगार है? क्या सुरक्षा है? क्या आत्मविश्वास है? ये सारी बातें भी आपको देखनी होंगी। तो इन सबको मिलाकर आप क्या कह रहे हैं कि इन सब की भी कमी हमें कई सारी जगह देखने को मिली है, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। इसी कारण से अब इस निर्धनता को मानव निर्धनता हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भोजन जुटाने में समर्थ तो जानवर भी हो जाता है। क्या उसके पास शिक्षा है? नहीं है। क्या उसके पास घर है? नहीं है। हम घर दे देंगे तो ठीक है। क्या उसके पास स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर के पास जाता है कोई जानवर? नहीं। क्या उसके पास रोजगार है? क्या उसके पास सुरक्षा है? क्या उसके पास इतना विश्वास है? नहीं। तो इसी कारण से हम क्या कह रहे हैं कि निर्धनता को अब क्या कर दें, मानव निर्धनता कर दिया जाना चाहिए।
क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? ये भी बात है, वहां पर भी जातिगत और महिला पुरुष का भेदभाव। क्या बाल श्रम प्रथा अभी भी प्रचलित नहीं है? बिल्कुल है। तो इस आधार पर ये सारी बातों या सारे सवालों को लें तो निर्धनता को क्या कर दें? मानव निर्धनता कर दिया जाना चाहिए। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। जैसे विकास होगा, निर्धनता की परिभाषा धीरे धीरे बदलती जाएगी। निर्धनता उन्मूलन हमेशा से गतिशील लक्ष्य रहा है, मतलब बदलता रहा है, तो एक ऐसा लक्ष्य रहा है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे, मतलब रोजगार के अच्छे अवसर लोगों के पास उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों को सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां अभी हमारे सामने होंगी, हमारे लक्ष्य होंगे, और ये बड़े काम भी होंगे जिनको हमें लक्षित करना होगा, जिनके लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा। अब बात करेंगे सारांश के ऊपर कि इस अध्याय में हमने देखा क्या। तो हमने निर्धनता के कई सारे आयामों पर बात करी, कैसे कैसे देखते हैं, वैज्ञानिक जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनका दृष्टिकोण भी देखा। निर्धनता रेखा की अवधारणा देखी। शहर में हमने अगर आर्थिक तरीके से देखें तो 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति। खाद्य आवश्यकताओं के आधार पर देखें तो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में हमने देखा हुआ था। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता के मुख्य वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण किया कि भारत में कैसा है, राज्यों में कैसा है और दुनिया में कैसा है। हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं द्वारा समृद्ध हो रहा है। मतलब अब निर्धनता में हमने सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, ऐसी बातों को भी ऐड कर दिया है। तो इससे ये क्या हो रहा है, जो निर्धनता की बात है वो और समृद्ध हो रही है कि हमें इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, ये चीजें भी हमें कम करनी होंगी। इस प्रकार चुनौतियां जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग अब इस निर्धनता की अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कई सारे सवाल लागे थे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, घर का, सुरक्षा का, और ये सब मानवों के पास नहीं है, और मानवों के अलावा दूसरे जीवित लोगों के पास भी नहीं है। इसलिए अब निर्धनता को क्या कर देना चाहिए? मानव निर्धनता में विस्तार दे देना चाहिए, या वहां तक विस्तार इसका करना चाहिए, या जो वैज्ञानिक है वो कर रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरा हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन यहां पर कर दिया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी। मतलब हम आपको जो एजुकेशन देते हैं वो क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज करके नहीं देते, और ना ही आपसे 1 रुपए का पेमेंट मांगते हैं। मतलब आपकी जिंदगी से 2 बटन डिलीट करने के लिए हम आए हैं, बाइक का और कूपन कोड का। हम आपको भुला ही देंगे। क्यों भुला देंगे? क्योंकि हम आपको सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क में दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं निःशुल्क में? तो हमारे टॉप कोर्सेस आप CBSE स्कूल में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम KG to 12th कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करने को मिलेगा, और हिंदी में 7 से 12 तक का आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अलग अलग बोर्ड, इसमें हम NCERT किताबें कवर करते हैं, बिहार और यूपी बोर्ड, और दूसरी किताबें भी कवर करते हैं। NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, इसके अलावा कंपटीशन की तैयारियां भी यहां पर करवाई जाती हैं। ये सभी वीडियोस आपको कहां मिलेंगे? तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर मिलेंगे, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर भी आप इनको देख सकते हैं। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। कोई डाउट है तो उनको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।